हाँ भाई, जय श्री राम। जय हिंद सभी लोगों को। आप हैं डिफेंस उस्ताद के यूट्यूब चैनल पे और हम कवर कर रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स 17 से लेकर 24 जनवरी 2025। थोड़ा सा टाइम हो गया करंट अफेयर्स को हम लोगों ने कवर नहीं किया। ठीक है। अब क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं तो फिर करंट अफेयर्स करने ही करने हैं। बाकी सब्जेक्ट्स तो चल ही रहे हैं तो करंट अफेयर्स को भी कवर कर लेते हैं, है ना। तो 17 से लेकर 24 जनवरी तक के करंट अफेयर्स हैं। अगर आप सीडीएस ड्राइव पर जाओगे तो सीडीएस ड्राइव पर आपको मार्च 2025 तक के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। तो ग्रेजुअली हम दोनों चीजों को कवर अप करेंगे, बस आपको थोड़ा फोकस इस पे देते रहना है। ठीक है। आगे की बात करूं तो देखो भाई मित्रों, क्या चल रहा है कि अपकमिंग हमारा आने वाला है सीडीएस 2 और एनडीए 2, है ना। और एफकैट भी आने वाला है। और 2 दिन बाद तो हमारा सीएपीएफ है। बट उसके बाद हमारा आएगा सीडीएस 1 2026। एनडीए 1 2026 भी आएगा। और एफकैट तो चलो बाद में आएगा ही आएगा, है ना। ये तो बाद में आएगा। ये दोनों एग्जाम्स आपके अप्रैल में कंडक्ट किए जाएंगे और एफकैट आई गेस प्रोबेबली जो है फेब में कंडक्ट किया जाएगा। उसके साथ साथ सीएपीएफ एसी, इसको तो तकरीबन 1 साल है। 2026 ये भी कंडक्ट किया जाएगा। सबसे बढ़िया बात यह है कि इस बार हमारे ऑफलाइन बैचेस इन सारे एग्जाम्स के लिए लॉन्च हो। सीडीएस, एनडीए और एफकैट तीनों के लिए, और सीएपीएफ एसी के लिए जो थोड़ा बाद में आएगा। तो 14 सितंबर को हमारा एग्जाम है सीडीएस और एनडीए का, बट इनरोलमेंट हम पहले से स्टार्ट कर देंगे। प्लाटून बैच हमारा ऑफलाइन नोएडा सेक्टर 62 में ऑलरेडी रनिंग है। हमारे यूट्यूब चैनल पे एंड इंस्टाग्राम वगैरह पे आपने ऑलरेडी इसकी काफी सारी डिटेल्स देखी होगी कि हम क्या क्या करते हैं। इस बैच में आपका थोरो स्टडी रहता है ना। ये जो बैच था हमारा 120 दिनों का बैच ऑलरेडी चल रहा है। 40 दिन बचे हुए हैं। इस बैच में थोरो स्टडी होती है, सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया जाता है, सब तरह के नोट्स आपके मिलते हैं। आपके तकरीबन डेली असाइनमेंट्स होते हैं। इन असाइनमेंट्स में हम डेली सब्जेक्टिव टेस्ट करते हैं। सब्जेक्टिव टेस्ट मतलब कंसेप्चुअल टेस्ट, जैसे हम लोग करते हैं कहाँ, स्कूल में किया करते थे। तो ये जो कंसेप्चुअल टेस्ट होते हैं ना, ये कंसेप्चुअल टेस्ट आपके कंसेप्ट को बिल्ड करते हैं। और एमसीक्यूज वाले मॉक्स तो हमारे थॉरोली हर टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में कम से कम चार पांच हो ही जाते हैं। खैर, इसकी बात हम बाद में करेंगे। मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ कि इसके रजिस्ट्रेशन जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि सीडीएस आपका 14 सितंबर को होगा। इसके तकरीबन 1 वीक के बाद ही हमारे जो ऑफलाइन बैचेस हैं वो स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 82250, सॉरी सॉरी सॉरी, पर्सनल नंबर था, सॉरी माय बैड, 8839961158, ये जो नंबर है इस पर आप डीएम कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और मैं आपको फर्दर डिटेल्स जो है शेयर कर दूंगा, आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। चलो आगे आते हैं करंट अफेयर्स में। पहला करंट अफेयर्स हमारा इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स है कि आरबीआई ने क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को बूस्ट करने के लिए रुपी के टर्म्स में, पैसों के टर्म्स में, है ना, हमारी जो करेंसी है रुपी, उसके टर्म्स में कुछ आपके स्टेप्स रेज किए। यानी कि फेमा 1999 के अंडर में कुछ रेगुलेशंस को रिव्यू किया है, कुछ आपके रेगुलेशंस को अपडेट किया है, ताकि क्रॉस बॉर्डर का मतलब होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है आपका, वो इंडियन रुपी में किया जाएगा। अभी मोस्टली फोकस किस पे रहता है, डॉलर्स में डील किया जाता है, पाउंड्स में, स्टर्लिंग में, येन में, एंड ऑल दिस करेंसीज। इस पूरे प्रोसेस को इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी कहा जाता है, यानी कि रुपी को इंटरनेशनल स्टेटस पे लेके आना है। क्या चेंजेस आ जाते हैं इसके? सबसे पहली बात, जो लोग इंडिया से बाहर रह रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, वो आईएनआर अकाउंट्स खोल सकते हैं, है ना। इंडियन नेशनल रुपी के अकाउंट्स खोल सकते हैं ओवरसीज ब्रांच में, जो इंडिया से बाहर हैं, ऑथोराइज डीलर बैंक्स की। ठीक है। ताकि वो सब तरह के करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस को सेटल कर सकें। किसके साथ? एक ऐसा इंसान जो इंडिया में रहे। मतलब ये बंदा इंडिया में रह रहा है और आप बाहर रह रहे हो, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट आपका ट्रांजैक्शन हो सकता है करंट और कैपिटल अकाउंट में। और कोई एक ऐसा इंसान जो इंडिया से बाहर रह रहा है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, है ना, उसके साथ भी हम क्या कर सकते हैं, आईएनआर अकाउंट्स के टर्म्स में ट्रांजैक्शन सेटल कर सकते हैं, एसएनआरआर अकाउंट और एसबीआरआईस। इसमें मोस्टली हम बात कर रहे थे एनआरआईस की, और इसमें हम बात कर रहे थे फॉरेन सिटीजन्स। तो ये अपने बैलेंसेस जो हैं उनका इस्तेमाल करके फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी मदद कर सकते हैं। इंडियन एक्सपोर्टर्स और क्या करेंगे, ये आपके अकाउंट्स को फॉरेन करेंसी में खोल सकते हैं बाहर किसी विदेश में, ताकि वहां पर अपने ट्रेड ट्रांजैक्शंस को आपका सेटल डाउन कर सकें। जैसे कि इंडिया के बंदे ने यूएसए में अपना अकाउंट खोल लिया और वहां पे जो भी सेटलमेंट कर रहा है वो डॉलर के टर्म्स में कर रहा है, पैसा कहाँ से लिया गया, रुपी के टर्म्स में लिया गया। इससे आपका एक्सपोर्ट का पैसा आपको जो मिलेगा, इंपोर्ट के लिए आपको जो पैसा देना है, ये सारी की सारी चीजें आपकी उसके अंदर में शामिल की जा सकती हैं।
अब देखो, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी से हम क्या समझते हैं? इंटरनेशनलाइजेशन जो एक प्रोसेस होता है, इसमें रुपी के यूज को बढ़ा दिया जा रहा है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे उसका यूज प्रिवेलेंट कर दिया जा रहा है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लिए, है ना। इंडिया से यहाँ तक के लिए, 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 सब जगह के लिए। यानी कि अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम कुछ सामान इंडिया के अंदर मंगा रहे हैं, यानी कि ये हो रहा है इंपोर्ट, तो हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं? रुपी में कर रहे हैं। हम कोई सामान बाहर भेज रहे हैं, यानी कि हम कर रहे हैं एक्सपोर्ट, तो क्या हो रहा है? पेमेंट हम किस में कर रहे हैं? रुपी में कर रहे हैं। अभी मोस्टली सब लोग क्या करते हैं? डॉलर्स में लेते हैं, है ना। और उसके बाद जो हमारे बाकी के करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होते हैं, इन सब में और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में हम रुपीज का यूज करेंगे। अब इसके बेनिफिट क्या है? इसके बेनिफिट ये हैं कि जैसे यूनाइटेड स्टेट्स जो है, अगर हमारे ऊपर कोई टैरिफ लगाता है या किसी और प्रकार का कोई दिक्कत आती है, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हमारे पास है। हम डॉलर के रिजर्व्स पर डिपेंडेंट नहीं है। एक्सटर्नल शॉक हमें कोई अफेक्ट नहीं करेंगी। यहाँ पर डॉलर की पोजीशन क्या है, उससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अभी डॉलर इन्फ्लुएंस करता है हम सब। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होगा, डॉलर की डिमांड कम होगी, आईएनआर यानी कि रुपए की वैल्यू थोड़ी मजबूत होगी। फॉरेन रिजर्व्स जो अभी डॉलर के टर्म में हम होल्ड करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट हो जाएगी कम, यानी कि एक्सटर्नल शॉक्स हमें लग रहे हैं थोड़े से कम। अब अगर हम बात करें स्पेशल वॉस्त्रो रुपी अकाउंट एसवीआरएस की, तो इसमें आपको सिंपल इतना समझना है, इस लेआउट की थोड़ा डिफिकल्टी में मत जाओ। एसवीआरए यानी कि वॉस्त्रो अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो डोमेस्टिक बैंक क्या करते हैं? होल्ड करते हैं फॉरेन बैंक्स के लिए इंडियन रुपी। यानी कि किसी पर्टिकुलर फॉरेन बैंक जो है, उसका पैसा हमने डोमेस्टिक अकाउंट में होल्ड किया है और रुपए के टर्म्स में किया है। इससे फॉरेन एंटिटी का जो होल्डिंग है, वो इंडियन बैंक्स में है, उनका अकाउंट इंडिया में है, इंडियन रुपी के टर्म्स में है। तो जब भी कोई इंडियन इंपोर्टर क्या करना चाहता है, सामान मंगा रहा है बाहर से, है ना, और पेमेंट करेगा बाहर वाले बंदे को, तो वो रुपी के टर्म में उसको पे कर देगा, क्योंकि उसका पैसा तो यहाँ पर होल्ड हो रखा है ना। और वो उसके वॉस्त्रो अकाउंट में उसकी पर्टिकुलर जो पैसा जो करेंसी आ जाता है, उसके टर्म्स में पहुंचेगा, और वाइस वर्सा वाला एंगल भी यहाँ आ जाता है। अब स्पेशल नॉन रेसिडेंट रुपी अकाउंट यानी कि एसएनआरआर में क्या रहता है कि करंट अकाउंट जो किसी भी इंसान ने खोला है, जो बाहर रहता है इंडिया के, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई कॉर्पोरेट भी हो सकता है, जिनका एक बिजनेस इंटरेस्ट है इंडिया में, है ना, कोई ना कोई हित है इंडिया में, तो एसएनआरआर अकाउंट जो है, उनको अलाउड किया जाता है स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस के लिए, ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग एक्सेट्रा के लिए। अब उसके बाद सेकंड खबर हमारी फिर से इकोनॉमिक्स की है कि आरबीआई ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी की लिस्ट को जारी कर दिया है इन द अपर लेयर, दैट इज एनबीएफसी यूएल फॉर 2024-2025। इस लिस्ट के अंदर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड एक्सेट्रा आ जाता है, और ये स्केल बेस्ड रेगुलेशन के अंडर में लाई करते हैं, जिसमें हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो रहती हैं, कॉर्पोरेशंस रहती हैं, इनको रेगुलेट करते हैं, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब किसी एनबीएफसी को अगर आपने एनबीएफसी अपर लेयर में डाल दिया है, तो उसकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है एटलीस्ट 5 साल के लिए। इस फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि कोई भी सिस्टमेटिक रिस्क ना आए, है ना, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अप्लाई किया जा सके, और जो रिस्क मैनेजमेंट है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का, वो मैनेज किया जा सके, है ना। देखो, बेस लेयर में हमारी एनबीएफसी वो आती है जिनका एसेट साइज 1000 करोड़ से कम का है, और उसके बाद मिडिल लेयर में आ जाते हैं, यहाँ पर आपका 1000 करोड़ से ज्यादा का आ जाता है, ठीक। और ऊपर जाते जाओगे तो वो बढ़ता जाएगा, मतलब आप इनको अपर लेयर में डाल रहे हो, तो इनका रिस्क बढ़ जाता है ना। यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग पैसा जमा कर रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि भैया यहाँ पे जो पैसा है, वो रिस्क उसमें कम से कम हो, बाय डिफॉल्ट ना हो, पैसा लोगों का डूबे नहीं। तो इसमें रेगुलेशंस जो है और ज्यादा टाइट कर दिए जाते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज तो आपको पता है रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर में। ये लैंडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, पैसा लेने देने का काम करते हैं। लेकिन इसमें कौन से इंस्टीट्यूशंस आते हैं? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ट्रेडिंग गुड्स आ जाते हैं, सिक्योरिटीज को छोड़ दिया जाए तो। और किसी भी तरह का सेल परचेज या कंस्ट्रक्शन हो रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टीज का, बैंक से डिफरेंट होते हैं। ये डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करते, सिर्फ टर्म डिपॉजिट करते हैं। डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं? आपको जब भी पैसा निकालना हुआ, आपने बैंक के सामने डिमांड रखी, है ना, डीडी के थ्रू। लेकिन ये डीडी के थ्रू पैसा नहीं देते हैं, ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ही पैसा देते हैं। ये पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं होते हैं, यानी कि लेन देन आप नॉर्मली एक से दूसरे इंसान के लिए नहीं कर सकते, और ये चेक्स भी इशू नहीं करते हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी आपके एनबीएफसी के डिपॉजिटर्स को अवेलेबल नहीं की जाती है।
अब उसके बाद यूनियन कैबिनेट ने थर्ड लॉन्च पैड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। ये सतीश धवन स्पेस सेंटर ऑफ इसरो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में एस्टेब्लिश किया जा रहा है। की फीचर्स में क्या आ जाता है, इसको कॉन्फ़िगर किया गया है ताकि एनजीएलवी का लॉन्च हो सके, है ना। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 का लॉन्च हो सके। और ये जो व्हीकल्स हैं इनमें सेमी क्रायोजेनिक स्टेज भी आ जाती है। इसके थ्रू हॉरिजॉन्टल और टिल्टेड इंटीग्रेशन जो नए तरह के एनजीएलवीज हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है। बेसिकली हायर लॉन्च फ्रीक्वेंसीज हैं, ज्यादा से ज्यादा लॉन्च कर सकते हैं, लॉन्च कैपेसिटी बढ़ जाती है। हमारा जो अपकमिंग ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, गगनयान प्रोग्राम है और स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन है, इनको और ज्यादा इनहेंस किया जा सकता है। अभी एग्जिस्टिंग लॉन्च पैड्स की बात करें तो इसरो के पास दो लॉन्च पैड्स हैं, दोनों श्रीहरिकोटा में है। द FLP एंड द सेकंड लॉन्च पैड दैट इज SLP। FLP को बनाया गया था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के लिए, और ये PSLV और SSLV दोनों के लिए सपोर्ट देता है। SLP को लॉन्च किया गया था, आपका स्टेब्लिश किया गया था GSLV और LVM-3 के लिए। और ये PSLV के लिए एक स्टैंड बाय का काम करता है कि अगर FLP काम नहीं करेगा तो SLP से लॉन्च कर देंगे। यहाँ से हमारा चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया था और गगनयान मिशन जो है वो भी यहीं से लॉन्च किया जाएगा। अब श्रीहरिकोटा में इसको हमने क्यों सिलेक्ट किया है, तो सबसे पहली बात, श्रीहरिकोटा जो है ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट पे आता है। इससे जब भी कोई लॉन्च किया जाएगा तो वो ईस्टर्ली डायरेक्शन में जाएगा, और अर्थ का जो रोटेशन होता है वो तो आपका वेस्ट टू ईस्ट होता ही होता है, तो इससे एक बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरा, हम लोग ये इक्वेटर से थोड़ा ज्यादा पास में आ जाता है। ठीक है, तो जब इक्वेटर से कोई भी इस तरह का आपका सेंटर पास में आ जाता है तो लॉन्च व्हीकल्स को एक एडिशनल पुश मिलता है, क्योंकि अर्थ की रोटेशन तो वेस्ट टू ईस्ट होता है, और इक्वेटर पे सबसे ज्यादा अर्थ की जो आपकी वेलोसिटी होती है सबसे ज्यादा होती है। तो इससे पेलोड्स जो रहते हैं उसमें इंक्रीज हो जाता है और ऑपरेशनल कॉस्ट हो जाते हैं कम। ज्यादा से ज्यादा भार आप ले सकते हो, स्पीड क्योंकि ज्यादा है और ऑपरेशनल कॉस्ट हो गए। सेफ्टी पर्पस, क्योंकि यहाँ पर कोई इंटरनेशनल मैरीटाइम एरिया नहीं है, एयरलाइन रूट्स नहीं है जो यहाँ के ऊपर से क्रिस क्रॉस कर रहे हो। और दूसरा, ये मोस्टली एरिया इनहेबिटेड है, पॉपुलेशन यहाँ पर काफी कम है, सी के पास में है, तो फ्लाइट पाथ जो लॉन्च व्हीकल्स का है वो पूरा का पूरा सी के ऊपर आ जाता है, जिससे कोई समस्या नहीं होती। अब एनजीएलवी की बात करें, न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स प्रोग्राम की, तो ये इसरो का प्रोग्राम है। इसमें नया रॉकेट डेवलप किया गया है जिसको सूर्य रॉकेट कहा जाता है। इससे लॉन्च किया जाता है सैटेलाइट, स्पेसक्राफ्ट और बाकी का पेलोड। 3 स्टेज का व्हीकल है। फर्स्ट स्टेज को रीयूज किया जा सकता है। रीयूबिलिटी से क्या होता है कि लो कॉस्ट एक्सेस होता है, यानी कि आप बार बार एक ही पार्ट को यूज कर रहे हो तो स्पेस और के लिए आपका एक्सेस ज्यादा हो जाता है। एक्सेस इन द सेंस कि लो कॉस्ट है ना। हमारा जो ऑपरेशन है, ऑपरेटिव कॉस्ट थोड़े कम आ जाते हैं, और ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम के अंदर ही काउंट कर लिया जाता है। बूस्टर स्टेजेस में सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन यूज किया जाता है। रिफाइंड केरोसिन को फ्यूल और लिक्विड ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। 3 टाइम्स आपका पेलोड कैपेबिलिटी है, 3 गुना पेलोड कैपेबिलिटी है। LVM-3 के कंपैरिजन में 1.5 गुना पेलोड कैपेसिटी आ जाती है। अब इसके साथ इंडिया जो है फोर्थ कंट्री बन चुका है स्पेस डॉकिंग अचीव करने के वाला। स्पेस डॉकिंग यानी कि इसमें दो फास्ट मूविंग ऐसी सैटेलाइट्स हैं जो आपस में क्या कर रही हैं, ज्वाइन कर रही हैं। दो छोटे छोटे स्मॉल स्पेसक्राफ्ट आते हैं, SDX-01 चेजर और SDX-02 यानी कि टारगेट। इन दोनों को स्पेडएक्स यानी कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के पार्ट में इंटीग्रेट किया गया है। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी CDS-1 2025 में करंट अफेयर्स में पूछा गया था मित्रों। और ये करंट अफेयर्स आपके उसके पहले के ही हैं, तो हमने बाद में इंक्लूड नहीं की है। इंडिया से पहले यूएस, रशिया और चाइना एकमात्र ऐसी कंट्रीज आती है जिन्होंने स्पेस डॉकिंग परफॉर्म की है। स्पेडेक्स मिशन की बात करते हैं तो स्पेडेक्स और 24 PS4 ऑर्बिटल प्रोग्राम मॉड्यूल यानी कि पोएम 4, ये जो पेलोड्स हैं इनको इसरो ने PSLV-C60 से लॉन्च किया था श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से दिसंबर 2024। ठीक है, इनका वही एम आ जाता है, ऑटोनोमस डॉकिंग होना चाहिए दो छोटे छोटे स्पेस क्राफ्ट की हेल्प से। म्यूसी रिवर की बात करते हैं। म्यूसी रिवर जो है उसके आसपास की हिस्टोरिक बिल्डिंग्स जो हैं इनको वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच 2025 के कैटेगरी में रखा गया है। ये रही हमारी मूसी रिवर। अब देखो, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच एक बाइनल प्रोग्राम है, 2 साल में आपका एक बार होता है, जिसके द्वारा अवेयरनेस रेस की जाती है कल्चरल हेरिटेज की। कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल मॉन्यूमेंट्स वर्ल्ड वाइड, उनके लिए अवेयरनेस रेस की जाती है, लोगों से बोला जाता है कि भैया इनको प्रोटेक्ट करो। अब मूसी रिवर का ओरिजिनेशन होता है यहाँ पे अनंतगिरी हिल्स, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना।
कृष्णा रिवर की वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरीज में से एक आ जाता है ये। और ये ओस्माना सागर और हिमायत सागर रिजर्वायर्स में फ्लो भी करती है। दो छोटी छोटी रिवर्स आती हैं इसमें, पहली आती है एसी और दूसरा आता है मूसा। ये दोनों कन्वर्ज होकर बन जाती है मूसी रिवर। यहीं से पानी आपका हैदराबाद को भेजा जाता है, मतलब वही वन ऑफ द मेजर वाटर सोर्सेस फॉर हैदराबाद। लेकिन मेरे दोस्त जो हैं वो बेचारे वहां पर पानी के टैंकर मंगाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, पे कमीशन। यूनियन गवर्नमेंट ने एट्थ पे कमीशन के एस्टेब्लिशमेंट को अप्रूव दे दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है इसको। 1947 से लेके 7 पे कमीशन आ चुके हैं। सेवंथ पे कमीशन 2016 में इंप्लीमेंट किया गया था। उसका टर्म 2026 में आ जाएगा। और क्योंकि देखो महंगाई बढ़ती रहती है ना, इन्फ्लेशन आपका बढ़ता रहता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उनको तो ऐसा नहीं है कि भैया वर्क के हिसाब से प्रमोशन कर दिया, नहीं। ईयर टू ईयर इनका क्या रहता है, आपके सैलरीज वगैरह में चेंजेस आते हैं, है ना। तो 2016 हो गया, 10 साल बाद 2026 के लिए 10 साल में महंगाई में कितना अंतर आया है, तो हर पोस्ट की जो है पेमेंट आपकी बढ़ाई जाएगी, तो उसके लिए इन्फ्लेशन को अकाउंट में लिया जाता है। इसके चेयरमैन है जस्टिस अशोक कुमार माथुर। सैलरी स्ट्रक्चर, अलाउंसेस और बाकी के बेनिफिट जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलते हैं, ये डिटरमाइन किया जाता है पे कमीशन के द्वारा। नेक्स्ट, बात करते हैं इको सेंसिटिव जोन्स ESZ की। तो रिसेंटली कर्नाटक कैबिनेट सब कमेटी ने अप्रूवल दे दिया है कि 4 फॉरेस्ट एरियाज को इको सेंसिटिव जोन्स घोषित किया जाए। इसमें कौन कौन से एरिया आ जाते हैं? इसमें आपका आ जाता है भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ है भैया भद्रा? भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्पॉट ये रहा, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरा बनकापुरा वुल्फ सेंचुरी आ जाता है, वनकापुरा, जहां पर आपके बहुत सारे, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा यार मुझे। वनकापुरा वुल्फ सेंचुरी। यार तुम लोग बैठ के स्पॉट कर लेना वैसे, लेकिन यहाँ पर आई गेस आई एम नॉट एबल टू स्पॉट इट, नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है। बट बनकापुरा वुल्फ सेंचुरी है, उत्तराकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और अर्जिकेर बेयर सेंचुरी है, जो इसी एरिया में आते हैं। इनको अब इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाए। अब देखो ये कौन से एरियाज होते हैं, ये एरियाज जिनके पास यूनिक एनवायरमेंटल रिसोर्सेज होते हैं, यहाँ पर कंजर्वेशन की थोड़ी ज्यादा जरूरत होती है। नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी 2006 में इनकी डेफिनेशन बताई गई है। स्टेट्स क्या कर सकते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज 2011 के गाइडलाइंस के हिसाब से इकोनॉमिक स्पेशल जोन्स जो है, सेंसिटिव जोन्स जो है, सॉरी, इको सेंसिटिव जोन्स, उनको बना सकते हैं। इसमें आपका लोकल लोगों की एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन को स्पेसिफिकली बंद नहीं किया जाता है, जब तक स्पेसिफिकली मेंशन्ड ना किया जाए। मतलब कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क है, उसके आसपास का 10 किलोमीटर का जो इलाका है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है। फिर आते हैं FTP, FTI TTP, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम। रिसेंटली होम मिनिस्टर ने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम FTI TTP को लॉन्च किया है 7 मेजर एयरपोर्ट्स अक्रॉस इंडिया में। इसमें मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोची और अहमदाबाद जैसे स्टेट्स आ जाते हैं। अब ये प्रोग्राम है क्या? विकसित भारत एट 2047 विजन का पार्ट है। मिनिस्ट्री आती है MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नोडल एजेंसी आता है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन। और जो भी लोग बाहर से आते हैं उनके इमिग्रेशन के क्लियरेंस प्रोसेस को थोड़ा जल्दी किया जा सके इलेक्ट्रॉनिक गेट से, है ना। तो ये इनका बेसिक काम आ जाता है। अभी मैनुअली चेक होता है, लेकिन अभी इसके थ्रू क्या होगा कि सेंसर वाले गेट्स हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को ऑटोमेटिकली रीड कर लेंगे, एंड देन आपको तुरंत एक्सेस मिल जाएगा। फेशियल रिकॉग्निशन और इस तरह की चीजें इसमें डाली जा रही है। पहली फेज में इंडियन सिटीजन और ओवरसीज सिटीजन जो इंडिया कार्ड होल्डर्स हैं इनको कवर किया जा रहा है। सेकेंड फेज में फॉरेनर ट्रेवलर्स को कवर किया जाएगा। तो तकरीबन 21 मेजर एयरपोर्ट्स को इसमें कवर किया जाएगा। फिर आते हैं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट पे। इसको लॉन्च किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। इन्होंने ग्लोबल रिस्क का मतलब होता है कि वर्ल्ड के लेवल पे क्या खतरे हम महसूस कर पा रहे हैं। इसमें इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, जियोपॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल डोमेन्स आ जाते हैं। इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, एनवायरमेंटल मतलब कि वातावरण, पर्यावरण से रिलेटेड, और जियोपॉलिटिकल जो आपके कंट्रीज और उनकी पॉलिटिक्स से रिलेटेड आते हैं, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ जाता है। इसमें शॉर्ट टर्म आते हैं 1 से 2 साल वाले, और इसमें लॉन्ग टर्म आते हैं तकरीबन 10 साल वाले।
इससे क्या होता है कि पॉलिसी मेकर्स को, जो अलग अलग गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकर्स हैं, इनको ये मदद मिलेगी दैट हाउ यू कैन बैलेंस द इमीडिएट कंसर्न। शॉर्ट टर्म चैलेंजेस के साथ कैसे डील करना है, लॉन्ग टर्म चैलेंजेस के साथ में कैसे डील करना है। जैसे शॉर्ट टर्म रिस्क की बात करें जो 1 से 2 साल के लिए होते हैं, इसमें आपका पहला आता है मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन। दूसरा आता है एक्सट्रीम वेदर इवेंट, जो बड़े बड़े भूकंप आ रहे हैं, सुनामीज आ रही हैं। और तीसरा आता है स्टेट बेस्ड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, जो लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। लॉन्ग टर्म में आते हैं आपके अगेन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, बायोडायवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है, इकोसिस्टम कोलैप्स कर रहा है, और क्रिटिकल चेंज जो अर्थ के सिस्टम्स में पाया जा रहा है। नेक्स्ट आता है कंजुगल राइट्स पे। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो रेस्टिट्यूशन है कंजुगल राइट्स का और उसका जो मेंटेनेंस है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है ना। कंजुगल राइट्स होते क्या हैं, पहले ये तो समझ लो। ये राइट मैरिज के द्वारा मिलते हैं, यानी कि एक साथ रहने का अधिकार। ये बीच में बिजली चमक रही है ना, ये बिजली नहीं होनी चाहिए मतलब कि हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ रहेगा, वाइफ अपनी हस्बैंड के साथ रहेगी, है ना, अपने स्पाउस के साथ में रहा जाएगा। लॉ इस राइट को रिकॉग्नाइज करता है। पर्सनल लॉज जो मैरिज के साथ डील करते हैं, डाइवोर्स में भी रिकॉग्नाइज करता है, क्रिमिनल लॉज में भी ये रिकॉग्नाइज करता है। मोस्टली आपका क्या होता है, मेंटेनेंस वगैरह पे किया जाता है, एलिमनी पे की जाती है अपने स्पाउस को, है ना। तो ये राइट्स इसके अंडर में काउंट कर लिए जाते हैं। अब हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं 1955 में, तो इसमें कंजुगल राइट्स की साफ साफ बात कही गई है। इसमें बोला गया है कि अगर हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी एक बिना किसी अच्छे खासे रीजन के, बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूजेस के एक दूसरे से विड्रॉ कर लेता है ना, फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर, दूसरे की कंपेनियनशिप से विड्रॉ कर लेता है, तो जो भी एग्रीव्ड पार्टी है जिसको कष्ट मिला है, वो कोर्ट में जा सकता है अपने कंजुगल राइट्स के रेस्टिट्यूशन के लिए, कि मुझे एलिमनी चाहिए या मुझे मेंटेनेंस चाहिए क्योंकि उसने मेरे साथ धोखा किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ और डाइवोर्स एक्ट 1869 में आपका सिमिलर प्रोविजन आ जाता है, डाइवोर्स एक्ट भी आ जाता है 1869 का, जो कि क्रिश्चियन फैमिली को, लॉ को गवर्न करता है। अब उसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल प्लेस की, दैट इज कैबो वर्डे, कैपिटल है इसका प्राया। ठीक है, ये रही भाई। वर्ल्ड बैंक और कंट्री क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इन्होंने बोला है कि कैबो वर्डे को 140 मिलियन डॉलर्स एनुअली इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अपने क्लाइमेट और डेवलपमेंट चैलेंजेस से डील करने के लिए, क्योंकि वाटर का लेवल बढ़ रहा है और ये इलाका डूब सकता है। इसका लोकेशन आता है अफ्रीका में, वेस्ट की तरफ, वेस्ट कोस्ट में, अटलांटिक ओशन में। छोटा सा आर्किपेलागो है। आर्किपेलागो का मतलब होता है ऐसे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो कि जोग्राफिकली क्या रहते हैं, जोग्राफिकली ये रहते हैं सिमिलर, इसीलिए इनको बोला जाता है आपका क्या, आर्किपेलागो। वॉल्केनिक ओरिजिन के ये आ जाते हैं, है ना। इनको डिवाइड किया गया है बार्लावेंटो, दैट इज विंडवार्ड ग्रुप नॉर्थ की तरफ, और सोटावेंटो यानी कि लीवार्ड ग्रुप जो आ जाता है आपका साउथ की तरफ, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। लार्जेस्ट पोर्ट जो है वो इनका आता है मिंडेलो। मिंडेलो कहाँ पर है, ये भैया मिंडेलो। और उस ये आता है साउ विंसेंट पे। इसका जो टेरेन है ये वेरी करता है, यानी कि फ्लैटर आइलैंड्स भी आ जाते हैं थोड़ा ईस्ट की तरफ, नए आइलैंड्स भी आ जाते हैं, माउंटेनस आइलैंड्स जो आ जाते हैं वो वेस्ट की तरफ, और बाकी फ्लैटर वाले ईस्ट की तरफ। पूरे साल भर टेम्परेचर इनका हॉट रहता है, रेनफॉल बहुत कम होती है। सी ब्रिजेस आपकी अटलांटिक जो है वहां से आती है, यहाँ पर बारिश वगैरह करती है। उसके बाद बात करेंगे लोकपाल ऑफ इंडिया ने फर्स्ट फाउंडेशन डे ऑन 16 जनवरी को सेलिब्रेट किया है। इस इवेंट के जो है के द्वारा 2014 में जो लोकपाल को एस्टेब्लिश किया गया था, उस पूरे प्रोसेस को सेलिब्रेट किया जाएगा। लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 भी लागू किया गया था। इनकी बात करें तो ये कंसेप्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन रिपोर्ट 1966, जो कि स्टेट और सेंटर के रिलेशंस के ऊपर आपकी बनाई गई थी। ठीक है। अब 2013 का जो एक्ट था, इसमें लोकपाल यानी कि जो अम्बड्समैन है वो यूनियन लेवल पे रहेगा, और लोकायुक्त रहता है स्टेट लेवल पे। इनका काम होता है करप्शन को रोकना पब्लिक यानी कि सरकारी ऑफिसेज में। ये सबसे पहले कंसेप्ट स्वीडन में आया था 19th सेंचुरी में। की प्रोविजंस क्या है, कंपोजिशन और मेंबर्स प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। चेयरपर्सन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज या फिर कोई भी विख्यात इंसान। 8 मेंबर्स इसमें रहते हैं। 50% जुडिशरी को बिलोंग करते हैं, 50% SC ST OBC माइनॉरिटीज और वुमेन को बिलोंग करते हैं। सिलेक्शन कमेटी में आपके PM चेयरमैन रहते हैं, लोकसभा के स्पीकर, अपोजिशन के लीडर, अनफॉर्चुनेटली CGI दैट इज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी आ जाते हैं हमारे।
ठीक है। और कोई एमिनेंट जूरिस्ट, ये लोग सिलेक्शन कमेटी में रहते हैं। और इनका टेन्योर जो रहता है लोकपाल का, वो रहता है 5 साल का, या फिर जब तक 70 ईयर्स का एज ना आ जाए। ठीक है। तो ये जो भी है इनका पहले आ जाता है। अब इसके अधिकार क्षेत्र यानी कि एरिया ऑफ ऑपरेशन जो है इनका, जुरिडिक्शन का मतलब रहता है एरिया ऑफ ऑपरेशन। इसमें क्या आता है, प्राइम मिनिस्टर भी आता है, लेकिन कुछ टर्म्स और कंडीशंस इसमें लागू की गई है। ये क्वेश्चन आपका सिविल्स प्रीलिम्स में पूछा गया था, अभी ही पूछा गया था भाई, 2025। मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप एबीसीडी ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड एंटिटीज आ जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जिन ऑफिशियल्स को फंड करती है वो सारी की सारी कंपनीज वगैरह आ जाती हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एंड सो ऑन। ये करप्शन की कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं, खासकर जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने भेजी हैं, और विसिल ब्लोअर्स जिन्होंने एक्सपोज किए। इनकी प्रोसिक्यूशन विंग भी है, ये सेटअप कर सकते हैं। और इनको टाइमलाइन दिया जाता है कि 90 दिनों के अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी है, और इन्वेस्टिगेशन खत्म करनी है 6 महीने के अंदर ही अंदर, जिसको नॉर्मली कई बार एक्सटेंड कर दिया जाता है। उसके बाद आते हैं रबर बोर्ड पे। रबर बोर्ड ने दो नए इनिशिएटिव्स अनवेल किए हैं रबर प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए। यानी कि इसमें आता है आईएसएनआर, दैट इज इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर। आईएनआर कनेक्ट, इसको भी आपका अनवेल किया गया है ऑन द ओकेशन ऑफ द प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन, जो रबर एक्ट 1947 के हो चुके हैं, यानी कि 75 साल जो है इसके कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखो, रबर एक्ट 1947 में ये बोला गया था कि एक रबर बोर्ड जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर में रहेगा, ताकि ओवरऑल रबर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट इंडिया में किया जा सके। अब ये जो आईएसएनआर यानी कि इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर है, इसके द्वारा इंडियन रबर को बनाया जा रहा है यूरोपियन यूनियन डिफोरेस्टेशन रेगुलेशन के स्टैंडर्ड्स के अंडर में, क्योंकि हम वहां पर इन चीजों को एक्सपोर्ट कर सके। इससे आपकी ट्रेसेबिलिटी सर्टिफिकेशन भी आ जा रहा है। इससे हम रबर के ओरिजिन को बेसिकली ट्रेस भी कर सकते हैं। और आईएनआर कनेक्ट जो है ये वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है। इसमें जितने भी ग्रोअर्स आ जाते हैं अनटैप्ड रबर होल्डिंग्स के, उनको उन लोगों के साथ में मैच किया जाता है जो अपने प्लांटेशन की प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, मतलब पैसा वगैरह इन्वेस्ट करेंगे। अब इंडिया के रबर सेक्टर की बात करेंगे तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आ जाता है, फोर्थ लार्जेस्ट कंज्यूमर में आ जाता है नेचुरल रबर का। थाईलैंड वर्ल्ड का लीडिंग रबर प्रोड्यूसर है, सेकंड नंबर पे आता है इंडोनेशिया। तो फर्स्ट थाईलैंड, सेकंड इज इंडोनेशिया। इंडिया में सबसे प्रोमिनेंट आता है केरल फर्स्ट नंबर पे, 90% इनके पास है नेचुरल रबर। उसके बाद में तमिलनाडु आ जाता है, फिर हमारा कर्नाटक आ जाता है, उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे त्रिपुरा आ गया, फिर हमारा असम भी आ गया, और फिर यहाँ पर मेघालय भी फर्दर आ जाता है। रबर को बोला जाता है हेविया ब्रासिलियनिस, रबर ट्री के नाम से जाना जाता है, साइंटिफिक नाम इसका ये है। अमेजन रिवर बेसिन यानी कि साउथ अमेरिका का जो इलाका है, वहां का ये नेटिव पौधा है। ट्रॉपिकल एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया। लेटेक्स के फॉर्म में ट्री से ऑब्टेन किया जाता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए, ट्रॉपिकल क्लाइमेट यानी कि ट्रॉपिक्स के बीच वाला, इक्वेटर के ऊपर और नीचे। रेनफॉल 200 टू 300 सेंटीमीटर सुटेबल रहती है। टेम्परेचर रेंज 24 टू 34 डिग्री सेल्सियस, 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ में। सॉइल में डीप और लेटराइट फर्टाइल सॉइल चाहिए, जिसमें फॉस्फोरस रहता है थोड़ा सा कम। उसके बाद बात करेंगे याला ग्लेशियर की। याला ग्लेशियर हिमालयाज में 2040 तक खत्म हो जाएगा। याला ग्लेशियर का लोकेशन है नेपाल। 680 मीटर तक पीछे धकेला जा चुका है। इसके एरिया में 36% रिडक्शन हो चुका है 1974 टू 2021 के दौरान। यानी कि तकरीबन आपका टाइम आ जाता है अराउंड 50 ईयर्स। ये एकमात्र ऐसा ग्लेशियर है पूरे हिमालयाज में जिसको ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट, कैजुअलिटी मतलब खत्म हो रहा है, उसके अंडर में डाला गया है। मतलब कि क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट हिमालयन ग्लेशियर्स पे या क्रायोस्फीयर पे कितना ज्यादा पड़ रहा है। जीजीसीएल प्रोजेक्ट को 2024 में राइस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ आइसलैंड, आइसलैंड ग्लेशियोलॉजिकल सोसाइटी, वर्ल्ड ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विस और यूनेस्को ने मिलकर लॉन्च किया था। और ग्लेशियर रिट्रीट का मतलब रहता है कि ग्लेशियर्स का साइज हो रहा है कम, इनका मास हो रहा है कम, क्योंकि इनकी बर्फ पिघल रही है, एवापोरेशन हो रहा है और दूसरे कॉजेस की वजह से। कौन कौन से ग्लेशियर हमारे खत्म हो चुके हैं? पिको हम्बल्ट ग्लेशियर वेनेजुएला 2024, सेरीन ग्लेशियर फ्रांस 2023, और डागू ग्लेशियर जो चाइना का है ये 2030 तक खत्म हो जाएगा।
उसके बाद रिवाइज्ड ओपन मार्केट सेल स्कीम OMSS डोमेस्टिक पॉलिसी 2024-2025 के लिए लागू की गई है। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने इस रिवाइज पॉलिसी को अनाउंस किया है ताकि देश में खाद्यान्न की सुरक्षा की जा सके, फूड सिक्योरिटी बढ़ाई जा सके और इथेनॉल के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। यानी कि राइस रिजर्व प्राइस 2225 पर क्विंटल के हिसाब से रखी गई है। स्टेट गवर्नमेंट्स, कॉर्पोरेशंस, कम्युनिटी किचन्स, इन सबको बिना किसी ई ऑक्शन के इसी प्राइस में बेचा जाए। 550 पर क्विंटल जो प्राइस है राइस की, वो आपका इथेनॉल डिस्टिलरीज के लिए कम कर दी गई है ताकि इथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। OMSS डोमेस्टिक स्कीम है क्या? इस स्कीम के अंडर में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सरप्लस यानी कि जरूरत से ज्यादा जो फूड ग्रेन्स हमारा व्हीट और राइस हो रहा है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके क्या करता है, ओपन मार्केट में बेचता है ई ऑक्शन के जरिए। उसकी प्राइसेस प्री डिटरमाइंड यानी कि पहले से ये प्राइसेस क्या रहती हैं, फिक्स्ड रहती हैं। अब इसके जरिए मार्केट प्राइसेस को कंट्रोल किया जाता है, महंगाई को बढ़ने से रोका जाता है। इसमें एलिजिबिलिटी क्या आ जाती है, प्रोसेसर्स, आटा चक्की, फ्लोर मिलर्स जो व्हीट प्रोडक्ट्स वाले हैं वो बंदे आ जाते हैं। ट्रेडर्स, बल्क बायर्स, इनको ई ऑक्शन के थ्रू एलिजिबल नहीं किया जाता। स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसे फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर कर सकते हैं बिना ऑक्शन में पार्टिसिपेट किए हुए। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, स्टेट्यूटरी बॉडी है। फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 के अंडर में इसको स्टैब्लिश किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। ऑब्जेक्टिव आते हैं प्राइस सपोर्ट ऑपरेशंस करने हैं, मतलब कि फार्मर्स की सुरक्षा के लिए उनका जो फसल है उनकी फसल प्रॉपर दामों में बेचे जाने चाहिए। इंडिया में पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स यानी कि राशन की दुकानों के थ्रू फूड ग्रेन्स को बांटा जाता है, एफसीआई यही काम करती है। और ऑपरेशनल और बफर स्टॉक्स यानी कि फूड ग्रेन्स का जो स्टॉक है वो अपने पास रखती है ताकि नेशनल फूड सिक्योरिटी, देश में खाद्यान्न की कोई भी समस्या ना आए। कुका रिवोल्ट की बात करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। 1872 ट्रिब्यूट यानी कि श्रद्धांजलि पे की गई थी इनको। ये पहला मेजर रिएक्शन था पंजाब में ब्रिटिश रूल के खिलाफ 1849। सबसे पहले इसका क्रूशियल फेस आता है नामधारी मूवमेंट, जिसको सदगुरु राम सिंह ने 1857 में भैनी साहिब में इसकी स्थापना की। नामधारी इसको कूका के नाम से बोला जाता है ना। कूका का मतलब होता है कूक, कूक मतलब की होता है बोलना, मतलब कि ये काफी तेज आवाज में या ऊंची आवाज में गुरबानी की कूक करते थे, उसको रिसाइट करते थे। तो राम सिंह जो थे उन्होंने बोला कि सब तरह के ब्रिटिश गुड्स और सर्विसेज का बॉयकॉट किया जाए। क्यों? क्योंकि पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद में सिख एम्पायर के साथ में जो ट्रीटमेंट किया था ब्रिटिशर्स ने, उसके ये खिलाफ हो गए थे। प्लस सोशल जो हमारे इश्यूज आते हैं उनके साथ भी ये डील कर रहे थे। तो राम सिंह ने कूकास को ऑर्गेनाइज किया, मिलिट्री ट्रेनिंग दी। इस मूवमेंट के द्वारा सब्जुगेशन, सिविल डिसोबीडियंस, इन सब के लिए लोगों के लिए अवेयरनेस पैदा की गई। लोगों से बोला गया कि अपने हाथ से बुने कपड़े पहनो, नशा वगैरह नहीं करो, इस तरह की मतलब सोसाइटी वाली चीजें और रिवोल्यूशन वाली चीजें दोनों लोगों के दिमाग में डाली गई। फिर बात करेंगे वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट और सोशल आउटलुक 2025 की। तो आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ जो है, उन्होंने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट और सोशल आउटलुक ट्रेंड्स एंड 2025 रिपोर्ट को जारी किया है। ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी 5% पे है 2024 में। इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो चुकी है, चैलेंजेस अभी भी झेलने पड़ रहे हैं। मतलब कि ये जो ग्लोबल इकोनॉमी कम हो चुकी है, इससे लेबर मार्केट आपके फुली रिकवर नहीं कर पा रहे। कोविड-19 के पैंडेमिक की वजह से बहुत सारी चीजें आपके फिजिकल लेवल पे बंद हो गई थी। इससे लेबर मार्केट जो है वो आपका रिकवर नहीं कर पा रहा है, लेबर्स की उतनी जरूरत रही नहीं गई है। और वैसे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद तो आपके अच्छे अच्छे जॉब्स अब आपके जाने वाले हैं। अब आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ये ट्रिपाइटेट यूनाइटेड नेशन एजेंसी आ जाती है, 1919 में स्टेब्लिश किया गया था। इसमें गवर्नमेंट्स, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स को एक साथ लाया जाता है। 187 मेंबर स्टेट्स, लेबर स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, पॉलिसीज बनाई जाती हैं, डिसेंट वर्क कंडीशंस डेवलप की जाती हैं सबके लिए। इनका हेडक्वार्टर आता है जेनेवा एंड स्विट्जरलैंड। अबाउट करनाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी आयरडा जो है, इन्होंने जॉइंट जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट आपका अपर करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, आपका जो एग्रीमेंट है उसको फाइनलाइज किया है नेपाल के साथ। करनाली रिवर का ओरिजिनेशन आपका जो है वो होता है माचा खबाब ऑफ तिब्बत से, यानी कि अपर करनाली यहाँ के आसपास से भैया इसका होता है। नेपाल के थ्रू आपका फ्लो करती है और ये यहाँ इंडिया में मिलती है घग्गर रिवर से। और घग्गर रिवर आगे यहाँ आती है अयोध्या के आसपास से और ये बन जाती है हमारी सरयू रिवर।
अब कर्नाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ये रन ऑफ रिवर टाइप का प्रोजेक्ट है, जो क्या करेगा, आपका पावर को नेपाल से इंडिया भेजेगा और बांग्लादेश को भेजेगा। मतलब रिवर उनके पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एक ऐसा हाइड्रो पावर प्लांट होता है जिसमें नेचुरल फ्लो रिवर का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के, आर्टिफिशियली नहीं किया जाता। इसमें कोई डैम या रिजर्वायर हमें नहीं चाहिए। नाउ दीज आर द हाइड्रो प्रोजेक्ट इन नेपाल जिनको आप स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद कोक बोरॉक लैंग्वेज की बात करते हैं तो त्रिपुरा एक आपका लैंग्वेज की मैपिंग कर रहा है कोक बोरॉक लैंग्वेज के लिए। कोक बोरोक टर्म आता है कोक यानी कि वर्बल यानी कि ओरल, और बोरोक का मतलब होता है पीपल या ह्यूमन यानी कि लोग बाग। तो ये मदर टंग है बहुत सारी कम्युनिटीज की, जैसे देवर्मा जो त्रिपुरी हैं, रियांग, जमतिया, मोतिया, कलई, रुपीनी, मोरासिंग एंड ओचोई एसेट्रा। इसको वन ऑफ द स्टेट लैंग्वेजेस ऑफ त्रिपुरा के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है, साइनो तिब्बतन लैंग्वेज फैमिली का ये एक पार्ट भी आ जाता है। फिर हम नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एक स्टडी की गई है, इसमें 2022 का जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के जो एक्सप्लोजन हुए थे उसकी वजह से लार्जेस्ट ह्यूमन इंड्यूस्ड मीथेन रिलीज हुआ, यानी कि ह्यूमंस की वजह से मीथेन का रिलीज होता है। इसमें सिंगल कॉज ह्यूमंस आ जाते हैं। अब देखो नॉर्थ स्ट्रीम एक मेजर नेचुरल गैस पाइपलाइन है जो कहां से कहां तक आपका चल रहा है, जो आपका बाल्टिक सी में चल रहा है, के अंदर ही अंदर चल रहा है, रशिया से लेके जर्मनी। यहाँ रशिया से लेके इसको हम क्या कर रहे हैं, जर्मनी में भेज रहे हैं। तो ये पूरा एरिया आपका बाल्टिक सी के अंडर में आ जाता है। अब नॉर्थ स्ट्रीम में ट्विन पाइपलाइन सिस्टम है जो बाल्टिक सी से चल रहा है, फ्रॉम व्योवॉर्क, यहाँ रशिया का आप क्या व्योवॉर्क है ना, यहाँ से चलता है रशिया टू लुब्मिन नियर ग्रेव्सवॉल्ड, यहाँ पर जो ग्रेव्सवॉल्ड है वहां तक जा रहा है आपका जर्मनी में। इससे यूरोप को एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जा रही है, खासकर जर्मनी को, और एक डायरेक्ट रिलायबल गैस सप्लाई रशिया से बीच की ये जो कंट्रीज हैं इनको बाईपास करके दी जा रही है। अब आगे बात करेंगे रत्नागिरी की। रत्नागिरी में कुछ खास हुआ है रिसेंटली। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एंशियंट बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट्स उड़ीसा के रत्नागिरी की खुदाई के दौरान ढूंढ निकाले, जैसे कि भगवान बुद्ध का हेड, बुद्ध का हेड मिला है आपका, बुद्धिस्ट रिलिक्स मिले हैं, रिलिक्स मतलब कि भगवान बुद्ध के बॉडी पार्ट्स जिनकी पूजा की जाती है, छोटे छोटे नाखून हो गया, बाल हो गए, टीथ हो गए, बोन्स के पार्ट्स हो गए। अब ये जो साइट है ये बुद्धिज्म से लिंक्ड है, क्योंकि एम्परर अशोक ने कलिंग यानी कि एंशियंट उड़ीसा पे आक्रमण भी किया था, बाद में धर्म का प्रचार भी किया था। तो रत्नागिरी जो है वो नालंदा के बराबर ही सेंटर आ जाता है बुद्धिस्ट लर्निंग का, खासकर महायान बुद्धिज्म का, और तंत्रयान यानी कि वज्रयान बुद्धिज्म का। एक साथ अगर देखा जाए तो फिर बुद्धिस्ट साइट्स यानी कि ललितागिरी और उदयगिरी और रत्नागिरी, ये पूरा डायमंड ट्रायंगल पूरा करती हैं उड़ीसा के आपके बुद्धिस्ट साइट का, कुछ इस प्रकार से। फिर हम कोलंबिया की बात करते हैं जिसका कैपिटल है बोगोटा। तो 30 पीपल की डेथ हो चुकी है, लेफ्ट और राइट विंग ग्रुप्स का क्लैशेस हुआ है कोलंबिया के बॉर्डर पे वेनेजुएला के साथ, है ना। वेनेजुएला के साथ में इनकी क्या चल रही है, थोड़ी झड़प वगैरह हुई। अब इसको गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहली बात है ऊपर की तरफ आपका आ जाता है, ये तो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, उससे ऊपर आपका जो है अमेरिका आ जाता है यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लाई करता है। यहीं से हमारा जो साउथ अमेरिका है वो सेंट्रल अमेरिका एंड देन फर्दर नॉर्थ अमेरिका के साथ में कांटेक्ट में आता है। लैंड बाउंड्रीज में वेनेजुएला आ जाता है और ब्राजील आ जाते हैं, ये दोनों कंट्रीज आती हैं इसके ईस्ट की तरफ। पनामा नॉर्थ की तरफ आता है, पेरू और इक्वाडोर आता है साउथ की तरफ। मैरीटाइम बाउंड्रीज में ऊपर की तरफ आता है कैरेबियन सी, और यहाँ पर आप देखोगे पैसिफिक ओशन आता है नीचे की तरफ। दो मेजर फिजिकल रीजन्स आ जाते हैं, एक तो आता है एंडीज माउंटेन्स और लोलैंड्स आते हैं। मेजर रिवर्स में अमेजन और ऑर्किनोको आता है, और हाईएस्ट पॉइंट आता है पीको क्रिस्टोबल कोला। अब उसके बाद इसरो ने विकास इंजन की कैपेबिलिटी को डेमोस्ट्रेट किया है, ठीक है। इसरो ने डेमोस्ट्रेशन आपका जो प्रदर्शन प्रदर्शन किया है, विकास लिक्विड इंजन को रीस्टार्ट करके टेस्ट फैसिलिटी में किया गया है प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी। मतलब कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम फ्यूचर लॉन्च व्हीकल्स आने वाले सालों में जो फ्यूचर लॉन्च व्हीकल्स हैं उनको रीयूज करना चाहते हैं। आपने देखा होगा इलॉन मस्क की जो कंपनी है ना, मैं नाम भूल गया शायद, स्टार लिंक नाम, स्टार लिंक तो सैटेलाइट का नाम है भाई, उनकी जो कंपनी है
उस कंपनी ने आपका क्या किया था, रॉकेट्स को रीयूज किया था। रॉकेट वापस से स्पेस से वापस उनके पास जो है आया था, फिक्स हो गया था। मतलब कि फ्यूचर स्पेस मिशंस की कॉस्ट को कम किया जा सकता है। अभी रॉकेट्स क्या होते हैं, आपके चले जाते हैं स्पेस में, इधर उधर गिर जाते हैं, है ना। लेकिन अब इनको हम दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। अब अगर हम विकास यानी कि विक्रम अंबालाल साराभाई इंजन की बात करते हैं, तो इसको इसरो ने कंसेप्शुलाइज और डिजाइन किया गया था लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर पर, एलपीएससी में। यानी कि डिजाइन डेवलपमेंट और रियलाइजेशन जो है आपका लिक्विड प्रोपल्शन स्टेजेस का इसरो के लॉन्च व्हीकल्स में, ये यहीं पर किया गया था, एलपीएससी में। मतलब एक वर्क हॉर्स इंजन है जिसमें इसरो के लॉन्च व्हीकल्स की लिक्विड स्टेजेस को पावर अप किया जाएगा, थ्रस्ट दिया जाएगा, और इससे पेलोड कैपेबिलिटी बढ़ेगी, पीएसएलवी की, जीएसएलवी की, और जीएसएलवी MK3 लॉन्च व्हीकल्स। अब ये तीन तरह के आपके रॉकेट इंजन होते हैं, लिक्विड फ्यूल रॉकेट इंजन, सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन और हाइब्रिड रॉकेट इंजन। इन तीनों को आप लोग स्टडी करना। कोई डाउट आए तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना। पीएसएलवी को हमारा थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल कहा जाता है। फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल है जिसमें लिक्विड स्टेजेस, 4 स्टेज व्हीकल, मल्टीपल सैटेलाइट लॉन्च कैपेबिलिटी, मल्टीपल ऑर्बिट में इसको प्लेस किया जा सकता है। सेकंड और फोर्थ स्टेजेस को लिक्विड प्रोपल्शन इंजन से पावर्ड किया जाता है। सेकंड स्टेज आपकी विकास इंजन के द्वारा पावर्ड की जाती है, यूडीएमएच, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन को फ्यूल पे यूज किया जाता है, और नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड को ऑक्सीडाइजर के। जीएसएलवी की बात, सॉरी ये तो एसएसएलवी है। जीएसएलवी की बात करें तो ये 3 स्टेज व्हीकल होता है जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च करता है, क्रायोजेनिक थर्ड स्टेज का हेल्प करके, और सेकंड स्टेज आपकी इसकी विकास इंजन के द्वारा पावर्ड रहती है। अब उसके बाद इलेक्टोरल ट्रस्ट पे आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खत्म कर दिया था लास्ट ईयर। पॉलिटिकल डोनेशंस जो है वो इलेक्टोरल ट्रस्ट के द्वारा फिर से बढ़ने लगे हैं। इलेक्टोरल ट्रस्ट आते हैं, इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम 2013 के अंडर, रूल 17 सीए ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स 1962 के अंडर में ट्रस्ट सेटअप किए जाते हैं कंपनीज के द्वारा, ताकि डोनेशंस को दिया जा सके इंडिविजुअल से और फर्म से पॉलिटिकल पार्टीज। इलेक्टोरल बॉन्ड से अलग ट्रस्ट में डोनर के बारे में बताया जाता है, कौन है भैया पैसा देने वाला, कौन है पैसा रिसीव करने वाला। एनुअली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये डिटेल्स भेजी जाती हैं, और ट्रस्ट जो है ये अपने रजिस्ट्रेशन को हर 3 साल में रिन्यू भी करते हैं। उसके बाद नाइजीरिया को पार्टनर कंट्री के तौर पे ब्रिक्स ग्रुपिंग में शामिल कर लिया गया है, 9th ब्रिक्स पार्टनर कंट्री है। इससे पहले बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान भी हमारी पार्टनर कंट्रीज आ जाती हैं। ब्रिक्स में टोटल मेंबर आते हैं 10। इसका फॉर्मेशन आपका ब्राजील, है ना, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के तौर पे किया गया। पहले इसको ब्रिक बोला जाता था, फिर साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया 2010 में। उससे पहले 2009 में सिर्फ 4 कंट्रीज थी, ये 2009 में थी, और साउथ अफ्रीका ने 2010 में ज्वाइन किया। उसके बाद में इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई ने ज्वाइन किया है आपका। ठीक है, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई और इंडोनेशिया ने भी ज्वाइन किया है। तो ब्रिक्स कंट्रीज आपका डिटरमाइन कर मतलब रिप्रेजेंट करती हैं 40% ग्लोबल पॉपुलेशन, 37 के 8% के आसपास ग्लोबल जीडीपी को भी ये लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम बात करते हैं स्वामित्व स्कीम की, तो प्राइम मिनिस्टर ने 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड स्वामित्व स्कीम के अंडर में बांटे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंडर में ये हमारा नोडल मिनिस्ट्री आ जाती है। इनका सीधा सा काम है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, उन घरों के लोगों को उनकी प्रॉपर्टी के प्रमाण पत्र देने हैं, है ना। ऐसे घरों जो इनहेबिटेड हैं, जहां पर आपके लोग जो हैं रह रहे हैं, उनको रिकॉर्ड ऑफ राइट्स दिया जाता है कि ये संपत्ति आपकी है, इसका रिकॉर्ड आपको दिया जाता है। इसकी मैपिंग ड्रोन्स के द्वारा की जाती है। ठीक है, ड्रोन्स के द्वारा आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स आपके सेट कर दिए जाते हैं कि ये कोऑर्डिनेट वाली जमीन आपकी है, और ये जमीन फिर आपकी डिजिटल रिकॉर्ड्स में एंटर कर दी जाती है। सेंटर सेक्टर की स्कीम है, सर्वे ऑफ इंडिया इसको टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन का काम कर रहे हैं। इनका काम आ जाता है लार्ज स्केल मैपिंग करना ड्रोन्स की हेल्प से। स्वामित्व डैशबोर्ड बनाया गया है जिससे रियल टाइम प्रोग्रेस मॉनिटर किया जाता है, और CORS कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन का इस्टेब्लिशमेंट भी किया गया। उसके बाद इंटरनेट गवर्नेंस, इंटर्नशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, IGICB स्कीम की बात करते हैं, तो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया नेक्सी ने IGICB स्कीम को लॉन्च किया है। 2003 में लॉन्च किया गया था निक्सी को। NPNFP नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी आती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। निक्सी को काम दिया गया है कि देश में इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ाना है और ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरनेट को अडॉप्ट करें, क्योंकि रील बाजी जो है ना वो थोड़ी सी कम हो रही है। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है।
अब देखो, इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप और कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करूं तो मिनिस्ट्री आती है मैटी, है ना। इनका वही काम है, इंटरनेट गवर्नेंस को इंडियन सिटीजन्स में बढ़ाना है। उसके बाद ला पेराउस की बात करते हैं, मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, बहुत सारे देश इन्वॉल्व हैं। इंडो पैसिफिक कंट्रीज में से 9 देशों की नेवीज इसमें आ जाती हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है। ला पेराउस को फ्रांस होस्ट करता है और ये मलाइका, सुंडा, लोम्बोक, इन पूरे एरियाज स्ट्रेट्स में कंडक्ट किया जाता है। इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में ये जगह लाई करती हैं। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, यूके और सिंगापुर आ जाता है। इनका काम है मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाना है, मैरीटाइम सर्वेलेंस करना है, मैरीटाइम इंटरडिक्शन ऑपरेशंस करने हैं, एयर ऑपरेशंस करने हैं एंड सो ऑन। फिर एक टर्म आता है डार्क ऑक्सीजन का। डार्क ऑक्सीजन हमारी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को बदल के रख देगा कि दूसरे प्लैनेट्स पे बिना किसी डायरेक्ट सनलाइट के लाइफ कैसे सस्टेन कर सकती, कैसे वहां पर लोग जिंदा रह सकते हैं। जुलाई 2024 में साइंटिस्ट ने डार्क ऑक्सीजन को 13,100 फीट पर ढूंढ निकाला था, क्लैरियन क्लिपर्टन जोन ऑफ द पैसिफिक ओशन। यहाँ पर इस तरह के मेटेलिक नोड्यूल्स होते हैं सी फ्लोर, जिनमें मैंगनीज और आयरन पाया जाता है। ये ऑक्सीजन जनरेट करते हैं सी वाटर यानी कि H2O को स्प्लिट कर देते हैं बिना किसी सनलाइट की हेल्प के। अब इससे ये जो हमारा बिलीफ सिस्टम आता है कि सिर्फ फोटोसिंथेसिस जो रहता है उसी से ऑक्सीजन जनरेट होती है, और ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट जो है वो दूसरे प्लैनेट्स पे बिना सनलाइट की प्रेजेंस के हो सकते हैं, मतलब यहाँ पर लाइफ को सपोर्ट किया जा सकता है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन जो अर्थ पे है वो फोटोसिंथेसिस से पहले भी हो सकता है। तो मतलब लाइफ के ओरिजिन के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग चेंज हो सकती है। सूर्य मंदिर कोणार्क, सन टेम्पल कोणार्क की बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस और गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा इन्होंने हाथ मिलाया है और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन एग्जीबिशन सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा में कंडक्ट किया है। इसको बनवाया था नरसिम्हा देव फर्स्ट गंगा डायनेस्टी ने। कलिंग टेम्पल आर्किटेक्चर का स्टाइल आ जाता है जिसमें विमान दिखाया जाता है, एक शिखर रहता है आपका जो 19वीं सेंचुरी में भूकंप की वजह से कोलैप्स कर गया। जगमोहन यानी कि एक पिरामिड जैसा ऑडियंस हॉल रहता है आपका, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है। नट मंदिर रहता है, इसमें आपका रूफलेस डांस प्लेटफॉर्म्स होते हैं। सिंबॉलिक डिजाइन की तरफ देखा जाए तो सूर्य के रथ को दिखाया गया है ना, इस तरह के पहिए जो हैं ये आपका रथ टेम्पल आ जाता है, यानी कि जैसे पूरा टेम्पल रथ के ऊपर उठा हुआ। 24 इंट्रिकेटली कार्व्ड व्हील्स हैं, 7 घोड़े हैं जो सूर्य की 7 डायरेक्शंस को दिखाते हैं, सॉरी 7 किरणों को दिखाते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसको दर्जा दिया गया है। श्री नारायण गुरु 1856 टू 1928 की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे एक ऑनलाइन आर्काइवल प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट करने वाला है जो नारायण गुरु के लिए डेडिकेटेड है। सोशल रिफॉर्मर थे, स्पिरिचुअल लीडर थे, केरल को बिलोंग करते थे। वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड का आइडिया प्रोपेगेट किया इन्होंने, और पद्मनाभन पलपू ने श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की ताकि इजावा कम्युनिटी के लोगों का अपलिफ्टमेंट किया जा सके, एजुकेशनली अवेयर किया जा सके। अरावीपुरम मूवमेंट को इन्होंने लॉन्च किया, इक्वल राइट्स दिलाए लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने के लिए, और वैकोम सत्याग्रह को सपोर्ट भी दिया टेम्पल एंट्री के लिए 1924 1925 इन ट्रेवनकोर, और दैव दशकम और अनुकंप दशकम जैसे वर्क इन्होंने लिखे। अब उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स के नए नवेले प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए हैं कि की ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से हम अपने हाथ वापस खींच रहे हैं, WHO से, पेरिस एग्रीमेंट से। इन्होंने बोला है कि अमेरिका फर्स्ट को फॉलो किया जाएगा, यानी कि इंटरनेशनल कॉपरेशन की फील्ड्स में जो हमें प्राथमिकता देगा हम उन्हीं को प्राथमिकता देंगे। नॉर्म्स और इंस्टीट्यूशंस को बदला जा रहा है। क्या इम्पैक्ट होंगे इसके? शॉर्टेज ऑफ फंड, फाइनेंशियल क्रंच फेस करना पड़ेगा इन बॉडीज को, क्योंकि यूएसए ने तकरीबन 19% WHO के टोटल रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट किया था 2024 और 25 में। क्लाइमेट एक्शंस को अंडरमाइन किया जाएगा, यानी कि 2024 सबसे गर्म आपका साल था, तो यूएसए वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर आ जाता है, मतलब अब वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, चाइना के बाद इन्हीं के नंबर आता है। फिर उसके बाद में डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर को आपका रिसेंटली हाईलाइट किया है। ऐसा एक्सप्लेन किया गया था आपका कुन्हायमत वर्सेस स्टेट ऑफ केरल केस में, 2000 का केस है। इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से एक से ज्यादा डिग्री या ऑर्डर या ऑपरेटिव ऑर्डर सेम सब्जेक्ट मैटर पे एक ही पॉइंट पे नहीं दिए जा सकते हैं।
तो एक बार अगर सुपीरियर कोर्ट जो है उसने किसी केस को डिस्पोज कर दिया, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने, चाहे उसको साइड में रख दिया, मुद्दा साइड में रख दिया, मॉडिफाइड कर दिया, या लोअर कोर्ट की डिग्री या उनके ऑर्डर को अथॉरिटी दे दी, कंफर्म कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फाइनल हो जाता है, बाइंडिंग हो जाता है, ऑपरेटिव हो जाता है, और लोअर कोर्ट का डिसीजन उसमें मर्ज कर लिया जाता है, दोनों के फैसलों को अलग अलग नहीं माना जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर की। तो रिसेंटली एनुअल एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर को रिलीज किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग के जस्ट थोड़ा सा पहले। एडलमैन ट्रस्ट की बात करें, इसमें 28 कंट्रीज का सर्वे होता है, और इसमें बेसिकली ये स्टडी किया जाता है कि सोसाइटी, गवर्नमेंट, मीडिया, बिजनेस और एनजीओस, यहाँ पर ट्रस्ट का लेवल क्या है। इंडिया थर्ड पोजीशन पे आ चुका है, चाइना और इंडोनेशिया के बाद, यानी कि लोगों का गवर्नमेंट, बिजनेसेस और मीडिया में ट्रस्ट थोड़ा सा कम हो गया है, खासकर लो इनकम पॉपुलेशन ग्रुप। हाई इनकम ग्रुप में इंडिया का फोर्थ रैंक है, यानी कि हाई इनकम ग्रुप वाले लोगों को अभी भी सरकार पे ज्यादा भरोसा है। इंडिया 13th रैंक पे आता है जब हम बात करते हैं टू द ट्रस्ट ऑफ पीपल इन अदर कंट्रीज, मतलब बाकी लोगों को इंडिया की सरकार पे कितना भरोसा है ना, इन कंपनीज विद इंडियन हेडक्वार्टर्स। उसके बाद कार्ड सी सेल थेरेपी की बात करेंगे तो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सीडीएससीओ ने सेकंड लिविंग ड्रग कार्टेमी, एक काइमेरिक एंटीजन एंटीजन रिसेप्टर कार्ड सी सेल थेरेपी है, उसको ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इन्होंने अप्रूव कर दिया है। लिविंग ड्रग यानी कि एक ऐसा थेरेपी जिसमें पेशेंट के सेल्स को क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर मॉडिफाइड किया जाता है, फिर पेशेंट की बॉडी में इंप्रूव कर दिया जाता है। ऐसा रिजल्ट क्या रहता है, आपका कैंसर का सेल हो जाता है खत्म। कार्टी सेल थेरेपी में एक इनोवेटिव फॉर्म रहता है इम्यूनोथेरेपी का। यहाँ पर पेशेंट के टी सेल्स को जेनेटिकली आप क्या करते हैं, इंजीनियर करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, ताकि कैंसर के सेल पे टारगेट करो और अटैक करो। ब्लड को कलेक्ट किया गया, टी सेल्स के द्वारा रिप्रोग्राम किया गया, टी सेल्स को, कार टी सेल्स आपके इंट्रोड्यूस किए गए, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन्फ्यूजन किया गया इनका, और ये कैंसर सेल पे अटैक करता है जो खत्म हो जाता है। तो टी सेल्स हमारे स्पेशल सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसीज का पार्ट होते हैं। इनका प्राइमरी फंक्शन रहता है साइटोटॉक्सिक, यानी कि दूसरे सेल्स को मारना। टी सेल पेशेंट पेशेंट के ब्लड से लिया गया, लैब में चेंज किया गया, इसमें एक जीन इंट्रोड्यूस किया गया मेन मैन मेड रिसेप्टर के लिए, इसको सीएआर बोला जाता है। सीएआर वो प्रोटीन्स होते हैं जो टी सेल्स को हेल्प करते हैं कि आप पहचान सको, स्पेसिफिक प्रोटीन्स को आप रिकॉग्नाइज कर सको जो कैंसर सेल्स पे प्रेजेंट है, उनके साथ अटैच हो जाओ। उसके बाद कार्टी सेल्स को दोबारा पेशेंट में डाला जाता है, जिससे वो कैंसर सेल्स को रिकॉग्नाइज करता है और खत्म कर देता है। उसके बाद प्रलय मिसाइल और पिनाका रॉकेट की बात करते हैं तो टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय और लॉन्ग रेंज पिनाका रॉकेट सिस्टम रिपब्लिक डे परेड का पार्ट होंगे। प्रलय मिसाइल की अगर हम बात करते हैं तो सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, डीआरडीओ ने इसको स्टार्ट किया है, डेवलप किया है। 150 टू 500 किलोमीटर इनका रेंज है, मोबाइल लॉन्चर पे इनको लाया जा सकता है। मिसाइल गाइडेंस सिस्टम इसके अंडर में आ जाता है, जो कि नेविगेशन सिस्टम और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स को यूज करता है। पिनाका की बात करते हैं मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की, तो ये लॉन्ग रेंज आर्टिलरी सिस्टम है जो कि टारगेट्स को स्ट्राइक कर सकता है जो 75 किलोमीटर तक दूर। डीआरडीओ ने डेवलप किया है, मल्टीपल टाइप्स आते हैं इसके, पेलोड, फायर पावर और रेंज के हिसाब से जिनको मॉडिफाइड किया जा सकता है। माउंट ईबू की बात करते हैं। इंडोनेशिया का माउंट ईबू हालमा हेरा के आपके रिमोट आइलैंड पे आ जाता है, नॉर्थ मलाकू वाला इलाका जो है, 1000 टाइम इरप्ट हो चुका है सिर्फ एक सिंगल मंथ में, एक्टिव वॉल्केनो है। तो आबू जो सॉरी आइबू जो है, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का आपका पार्ट आ जाता है। यहाँ पर बहुत फ्रीक्वेंट वॉल्केनिक एक्टिविटी, सिस्मिक एक्टिविटी यानी कि अर्थक्वेक्स भी आते हैं। रिंग ऑफ फायर या रिम ऑफ फायर को सरकम पैसिफिक बेल्ट कहा जाता है। पैसिफिक ओशन में कुछ ऐसा इलाका बना हुआ है जो उसके ईस्टर्न इलाके और वेस्टर्न इलाकों को कनेक्ट करता है, यानी कि यूएसए साइड और जापान की दोनों इलाकों। इस पूरे जोन में आपके बहुत सारे वॉल्केनोज और सिस्मिक एक्टिविटीज होती हैं। अभी ये जो आपका ऊपर की तरफ हुआ है रशिया में, ये वही इलाका है। इंडोनेशिया के पास न्यूमेरस वॉल्केनोज हैं, क्योंकि यहाँ पर कन्वर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स ऐसे एक दूसरे से टकराती हैं, इसकी वजह से आपके वॉल्केनिक आर्क्स बन जाते हैं, खासकर पैसिफिक, यूरेशियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स के आसपास। इसके अलावा यहाँ पर माउंट सिनाबंग आ जाता है, माउंट मेरापी आ जाता है, जो कि रिसेंट एरप्शंस में काउंट किए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं चिंचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो रिसेंटली कर्नाटक फॉरेस्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है, इन्होंने शेरी बिकनाहल्ली हैमलेट जो है, जो ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, उनको चिंचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रिलोकेट करने का प्लान
किया है। अब भैया ये सिंचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, कहाँ है? सिंचोली इज नॉट हेयर। यार यहाँ तो मुझे कहीं नहीं दिख रही है। इसको शायद हमने क्या, ये रही भैया, ऊपर ही तो है। यहाँ पे, यहाँ पे भैया इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, रिलोकेट करेंगे। अब देखो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कलबुर्गी नॉर्थ कर्नाटक में आती है, सेंचुरी 2011 में बनाया गया। पहला ड्राई लैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है साउथ इंडिया का। वेजिटेशन ड्राई डेसिडियस, बारिश थोड़ी कम होती है। मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट भी आते हैं कोर में। एकेशिया और टीक प्लांटेशन इसकी आउटर बाउंड्री से मिल जाएंगे। रेड सैंडर्स, लाल चंदन जो पुष्पा वाला रहता है आपका, है ना, वो यहीं पर आपको मिलेगा। सैंडलवुड यानी कि चंदन भी मिलेगा। ब्लैक बक, फोर हॉर्न एंटेलोप, फ्रूट बैट, हाइना, इंडियन वॉल्फ यहाँ मिलेंगे। और चंद्रमपल्ली डैम यहाँ पर आ जाता है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को पानी देता है। और लोकल ट्राइब्स में आते हैं लंबानी, टंडास। इंडियन बाइसन यानी कि गौर की बात करते हैं तो झारखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक स्टडी इनिशिएट कर दी है कि बाइसन का जो पॉपुलेशन कम हो रहा है पलामू टाइगर रिजर्व में, उसमें भैया डिटेल में देखना है। बाइसन मैसिवली बिल्ट होता है, स्ट्रांग होता है, सोशल एनिमल होता है। इसको बोवाइन की कैटेगरी में रखा जाता है, यानी कि काउ फैमिली में रखा जाता है। ये चरने वाला जानवर है। लीव्स, फ्रूट, स्टेम्स, फ्लावर्स और सीड्स इनको खाता है। डायरनल होता है नेचर में, यानी कि दिन के समय एक्टिव रहता है, रात के समय सो जाता है। प्रेगनेंसी पीरियड 9 महीने का रहता है, बिल्कुल ह्यूमंस के जैसे। वेस्टर्न घाट्स में ज्यादा मिलेगा। एवरग्रीन फॉरेस्ट प्रेफर करता है, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट ज्यादा प्रेफर करता है, बिकॉज यहाँ पर इसको मिल जाता है आपका बहुत ज्यादा वेजिटेशन। जनरली फुट हिल्स में रहता है, पहाड़ के किनारे किनारे। फूड स्कार्सिटी और पोचिंग यानी कि शिकार इनका होता है, खाने की कमी है। आईयूसीएन ने वनरेबल रखा है, डब्ल्यूपीए 1972 ने शेड्यूल 1 में, और साइट्स अपेंडिक्स 1 में रखा है। फिर फ्रांस की बात करेंगे जिसकी कैपिटल है पेरिस। इंडिया और फ्रांस ने ज्वाइंटली बोला है कि मैरीटाइम थ्रेट, समुद्र के अंदर उठने वाले खतरों को हम ज्वाइंटली असेस करेंगे, खासकर इंडियन ओशन रीजन। पायरेसी, टेररिज्म, स्मगलिंग के इश्यूज के साथ में हमें डील करना है। अब देखो फ्रांस की बात करते हैं तो लैंड बाउंड्रीज में इसका एक तो आ जाता है स्पेन, ठीक है, और एंडोरा नाम की छोटी सी कंट्री आती है इनके साउथ में। इटली, स्विट्जरलैंड और जर्मनी, यानी कि इटली, स्विट्जरलैंड और जर्मनी, ये आ जाते हैं इनके ईस्ट की तरफ। लग्जमबर्ग और उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट, और बेल्जियम आ जाता है नॉर्थ की तरफ। यहाँ पर आप साइड में देखोगे तो अटलांटिक ओशन और बे ऑफ बिस्के है। ये कहाँ आ जाएगा, ये आपका आ जाता है वेस्ट में। मेडिटेरियन सी जो है ये आ जाता है साउथ में। और इंग्लिश चैनल जो है वो आ जाता है इनके नॉर्थ वेस्ट। ये है इंग्लिश चैनल। हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लैंक, आल्प्स माउंटेन रेंज का पार्ट है। स्टेट में ये आता है डोवर स्टेट, यहीं पर है डोवर स्टेट, जो फ्रांस को साउथ ईस्टर्न इंग्लैंड से अलग करता है। मेजर रिवर में है सीन रिवर, पेरिस सीन रिवर पर ही लोकेटेड है। लॉयर रिवर, रोइन रिवर। मैसिव सेंट्रल यानी कि बड़ा सा प्लेट्यू यहाँ पर आता है। पायरेनीज माउंटेन आता है जो फ्रांस और स्पेन के बीच में बॉर्डर भी बनाता है। नाउ टॉकिंग फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने 10 ईयर सेलिब्रेट किए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के। ये स्कीम अलाइन करती है विकसित भारत 2047 के विजन के साथ। और जो ग्लोबल शिफ्ट देखा जा रहा है कि वुमेन्स डेवलपमेंट यानी कि महिलाओं के विकास से महिलाओं द्वारा विकास, वुमेन लेड डेवलपमेंट। अब कुछ की अचीवमेंट्स भी आती हैं अगर हम इनकी बात करते हैं, जैसे सेक्स रेशियो एट बर्थ की बात करें तो 2014-2015 में 918 था, जो अब 930 पहुंच चुका है। गर्ल्स ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो एट सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी लेवल के एजुकेशन पे आपका इनरोलमेंट कितना था, 75 to 78% आ चुका है 10 सालों में। और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की बात करें, यानी कि गांव की जगह अब आपके प्रॉपर हॉस्पिटल्स में या फिर दूसरी जगह पर जो आपकी महिलाओं की डिलीवरीज होती हैं, वो 61 से 97% तक पहुंच चुकी है। अब इस स्कीम की बात करें तो ज्वाइंट इनिशिएटिव आता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। इनको बाद में ऐड किया गया पार्टनर्स के तौर पे। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंटर पैसा देगा और एग्जीक्यूशन स्टेट करेगा, ठीक है। इनको मिशन शक्ति के संबल वर्टिकल में इंक्लूड भी किया गया है। मिशन शक्ति के द्वारा वुमेन की सेफ्टी, सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट को एकदम बहुत बढ़िया लेवल पे आगे ले जाना है। दो सब स्कीम्स भी आती हैं इसके अंदर, एक आती है संबल और दूसरी आती है सामर्थ्य।
एम की बात करते हैं तो अभी मैंने देखा था सेक्स रेशियो एट बर्थ 2 पॉइंट में बढ़ोतरी देखी गई है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज में 95% और अबव 1% इंक्रीज आपका सेकेंडरी स्कूल लेवल पे इनरोलमेंट में देखा गया पर ईयर के बेसिस पे, 10 साल के बेसिस पे नहीं। और इसमें जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल्स पे जो बच्चियों के ड्रॉप आउट्स होते हैं स्कूल से, उस पर भी रोक लगाई गई है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट पर भी अवेयरनेस रेज किया गया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि डायरेक्ट सरकार आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करती है, ऐसा कोई प्रोविजन इसके अंडर में अभी तो नहीं है। उसके बाद आता है ब्लूप्रिंट टू क्लोज द वुमेन्स हेल्थ गैप रिपोर्ट रिलीज बाय WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट ने इकोनॉमिक और सोसाइटल पोटेंशियल, जिसमें वुमेन की जो हेल्थ गैप्स है, हेल्थ गैप्स मतलब जो क्रिटिकल गैप्स आ जाते हैं जो उनके लिए हार्मफुल है, उनको और ज्यादा क्लोज कर दिया है ना। जितने ज्यादा गैप्स आपके दूर होंगे मतलब उतना ज्यादा क्रिटिकल इश्यूज आ रहे हैं, गैप्स कितने कम है उतने ज्यादा ही क्रिटिकल इश्यूज नहीं आ रहे। इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स में ये देखा जाता है कि 25% या उससे ज्यादा वुमेन पुअर हेल्थ कंडीशंस में रहती हैं एज कंपेयर टू मैन, उनको हेल्थ प्रोविजंस नहीं मिल पाती। नो सिलेक्टेड कंडीशंस जो हैं जिनसे आपका अराउंड 30%, 33% वुमेन की हेल्थ गैप के रीजंस हैं। इसमें आपका बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनके उनके लाइफ स्पैन पे भी, यानी कि जीवन काल पे असर पड़ता है, जैसे कि सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर। मैटरनल हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, जब बच्चा कोई माँ बन जाता है उसके बाद जो आपको क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम वगैरह रहता है, ठीक है, पोस्टमार्टम हेमरेज एक्सेट्रा। ऐसी कंडीशंस जो हेल्थ स्पैन को अफेक्ट करती हैं, इसमें मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम और माइग्रेन वगैरह आते हैं। यानी कि अगर हम इस हेल्थ गैप को क्लोज करते हैं तो $1 ट्रिलियन एनुअल ग्लोबल जीडीपी में 2040 तक हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, 75 मिलियन डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स जो एनुअली रहते हैं उनको रिक्लेम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ग्लोबल हेल्थ और सोशल सिस्टम्स को वुमेन की हेल्थ पे सेंटर्ड नहीं डिजाइन किया गया है, ऐसा इन इंस्टीट्यूशंस का मानना है। पब्लिक, प्राइवेट और सोशल सेक्टर के स्टेक होल्डर्स इसमें चेंजेस ला सकते हैं। उसके बाद में आर्कटिक बोरियल जोन की बात करते हैं तो रिसेंट फाइंडिंग्स में पता चला है कि 34% आर्कटिक बोरियल जोन जो है कार्बन सोर्स बन चुका है रादर देन सिंक, यानी कि ये कार्बन एमिट कर रहा है, कार्बन को आपका सिंक नहीं कर रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, ये उसको एमिट कर रहा है। क्या शिफ्ट आ जाते हैं, क्या रीजंस आ जाते हैं? रीजनल हॉटस्पॉट्स, परमाफ्रॉस्ट थॉइंग, है ना, कुछ हमारे रीजन के हिसाब से ऐसे हॉटस्पॉट बन गए हैं जो कार्बन एमिट कर रहे हैं। या ऐसे इलाके जहां पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, उनकी बर्फ क्या हो रही है, पिघल रही है, थॉ कर रही है। और वाइल्ड फायर्स बढ़ रही हैं आपके नदर्न लैटिट्यूड्स के एरियाज में। ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये आपके फिर फर्दर नदर्न लैटिट्यूड्स आ जाते हैं। आर्कटिक बोरियल जोन में ट्रीलेस टुंड्रा, कुछ इस तरह के एरियाज आते हैं। बोरियल फॉरेस्ट आते हैं आपके, ये जो कॉनिफर फॉरेस्ट टाइप के हैं। वेटलैंड्स, यानी कि पानी वगैरह आ जाता है। आर्कटिक सर्कल में आता है नदर्न हेमिस्फीयर, खासकर ये जो जिस इलाके की हमने बात की थी ना, ये आर्कटिक सर्कल है, इसी वाले एरिया की बात कर रहे हैं। अब बोरियल फॉरेस्ट को टैगा के नाम से भी जाना जाता है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम है जिसमें एवरग्रीन कॉनिफरस ट्रीज पाए जाते हैं। कॉनिफरस मतलब कि जिनकी लीव्स ऐसे पॉइंटी होती है, ये क्रिसमस वाले जितने पेड़ होते हैं। आर्कटिक टुंड्रा में भी स्पीसीज डाइवर्सिटीज काफी कम होती है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सॉइल की थोड़ी सी कम होती है और मोस्टली सॉइल यहाँ पर परमाफ्रॉस्ट रहती है, पेरिनली फ्रोजन स्टेट में रहती है। पेरिनियल का मतलब रहता है साल के 12 महीने। उसके बाद में पॉलिनेटर्स की बात करते हैं तो एक रिसर्च स्टडी के हिसाब से एक्सेसिव यूज जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का एग्रीकल्चर में किया जा रहा है, इससे 5 तरीके से, या बोलो आप 5 गुना ज्यादा फ्लावर्स में कमी आ रही है ना। इसके साथ साथ जो पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स होते हैं, पॉलिनेटिंग इंसेक्ट मतलब जो कि पॉलन को, फ्लावर्स के अंदर पॉलन होते हैं ना, उनको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके ले जाते हैं और इसी की वजह से हमारे फ्लावर्स जो है जगह जगह उगने लगते हैं। तो पॉलिनेटर पॉलन, यानी कि मेल पार्ट जो रहता है, स्टेमन जो रहता है, उसको दूसरे फीमेल प्लांट के स्टिग्मा में ट्रांसफर कर देते हैं, इससे फर्टिलाइजेशन होता है। पॉलिनेटर्स में बीज, बटरफ्लाईज, वास्प, मॉथ्स, बीटल्स, यो, विंड, बैट्स, बर्ड्स और फ्लाइज वगैरह शामिल रहते हैं। सिग्निफिकेंस की बात करें, 35% वर्ल्ड की जो फूड क्रॉप्स हैं ये एनिमल पॉलिनेटर्स पे डिपेंड करती हैं। अगर ये अपना काम रोक देंगे तो ये इस तरह का फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा। 75% फ्लोरिंग प्लांट्स जो रहते हैं जिनके अंदर फूल उगते हैं, वो पॉलिनेटर्स पे डिपेंड करते हैं, सॉइल स्टेबलाइजेशन पे डिपेंड करते हैं, साफ सुथरी एयर पे डिपेंड करते हैं और वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट भी कर लेते हैं।
मिशन स्कॉट की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने दिगंतरा टीम को मिशन स्कॉट की सक्सेस पे कॉन्ग्रेचुलेट किया है। ये स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, स्कॉट का मतलब यही है। इनका सीधा सा काम है, ये ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करने के बाद में स्पेस के लिए मैप्स बनाता है। प्रिसाइज ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग और इमेजिंग करना होता है लो अर्थ ऑर्बिट में, सैटेलाइट्स की बेटर ट्रैकिंग के लिए, है ना, इनको बेसिकली यूज किया जा रहा है। अब उसके बाद अराउंड 80% ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड जो है वो मोस्ट फेवर्ड नेशंस के बेसिस पे। ये क्वेश्चन सीडीएस 21 सॉरी 2025 में पूछा गया था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने हाईलाइट किया है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो प्रिंसिपल होता है हैज रिटेन इट्स सेंट्रलिटी। यानी कि देखो होता क्या है आपका एमएफएन। एमएफएन में मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेशल क्लॉजेस बनाए। कंट्री वन कंट्री टू दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस देते हैं। मतलब कि अगर कंट्री ए ने कंट्री बी को एमएफएन का स्टेटस दिया है तो उसको वो सारी कंट्रीज को एमएफएन का स्टेटस देना पड़ेगा। सारे मेंबर स्टेट्स डब्ल्यूटीओ के, उनको एमएफएन का स्टेटस देना पड़ेगा। कोई डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते। नाम से देखने में कुछ अलग लगता होगा, नाम से देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी पर्टिकुलर नेशन को दर्जा दिया जा रहा है, लेकिन नहीं, सबको बराबर दर्जा देना है। लेकिन उसके बाद बायलैटरल ट्रीटीज आती हैं, है ना, एक दूसरे के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट किए जाते हैं। तो उन ट्रेड एग्रीमेंट में एक दूसरे से आपका कॉपरेशन किया जाता है कि ए और बी, हमारे बीच में ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है। अब ये ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ इन दोनों कंट्रीज के लिए एप्लीकेबल रहता है, तो इससे एमएफएन का जो स्टेटस होगा थोड़ा कम हो जाता है। तो इस प्रिंसिपल में ये बोला जा रहा है कि कंट्रीज अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगी। सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो कंट्रीज किसी एक को स्पेशल फेवर अगर दे रही हैं, जैसे किसी के लिए कस्टम की ड्यूटी कम कर दी, तुम हमारे पास सामान को भेज रहे हो, हम तुमसे इंपोर्ट कर रहे हैं, या फिर हम तुमको कोई सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो कस्टम ड्यूटीज हम आपसे कम चार्ज करेंगे किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। अगर आपको ऐसा करना है तो आपको सारे मेंबर्स के लिए ऐसा करना चाहिए। ये आर्टिकल 1 ऑन द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड 1994 में डाला गया है। और एमएफएन आपका प्रायोरिटी के बेसिस पे गैट्स यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज और एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ट्रिप्स में भी आ जाता है। मैकेनाइजेशन के इम्प्लीमेंटेशन का, मेंबर कंट्रीज एमएफएन का स्टेटस ऑटोमेटिकली दूसरों को दे देती है जब तक स्पेसिफिकली उनको हटाया ना जाए। इंडिया ने भी एमएफएन का स्टेटस बहुत सारी कंट्रीज को दिया हुआ। अब इसमें एक्सेप्शंस क्या आते हैं? ट्रेड पैक्ट्स, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स और प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स जैसे कि सीपीटीपीपी, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जीएसपी स्कीम जो आ जाती है, इसके अंडर में डेवलप्ड कंट्रीज प्रेफरेंशियल टैरिफ जो लगा देती हैं डेवलपिंग कंट्रीज के सामान पे। जैसे यूएसए की बात करें, यूएसए ने इंडिया पे अभी रिसेंटली 25 या 33% के आसपास टैरिफ लगाया। यानी कि अगर हम इनको कोई सामान बेचते हैं या फिर ये हमें कोई सामान बेचते हैं, तो उसके ऊपर पे क्या रहेगा, एक पर्टिकुलर इतना परसेंटेज पे आपका एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, है ना। लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज पे और डेवलप्ड कंट्रीज पे ये लोग ऐसा पैसा लगाते हैं। इसमें एंटी डंपिंग ड्यूटीज और काउंटरवेलिंग ड्यूटीज भी आ जाती है, जो मैं ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। उसके बाद 10 साल हो चुके हैं सुकन्या समृद्धि योजना के। जनवरी 2015 में लॉन्च किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के अंडर में। कब तकरीबन 4 करोड़ सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स खोले जा चुके हैं नवंबर 2024 के रिस्पेक्ट में, जिसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी और सोशल एम्पावरमेंट गर्ल्स का किया जा रहा है। यानी कि आप ये स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, गर्ल चाइल्ड अपने एजुकेशन और मैरिज एक्सपेंसेस को पूरा कर सके, इसके लिए ये लोग स्टार्टिंग से ही उनके अकाउंट में पैसा जमा करवाते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। किसी भी लड़की के नाम पर एक अकाउंट खोलिए, जब तक वो 10 साल की नहीं हो जाती उससे पहले पहले आप उसके लिए अकाउंट खोल सकते हैं इन अ पोस्ट ऑफिस या फिर किसी भी कमर्शियल बैंक में। अकाउंट सिर्फ लड़की के नाम से खोला जा सकता है। 2 अकाउंट आप मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए खोल सकते हो। मिनिमम डिपॉजिट 250 रुपए पर मंथ और मैक्सिमम डिपॉजिट आपका 1.5 लाख आ जाता है एक फाइनेंशियल ईयर। अकाउंट गार्जियन मैनेज करते हैं। बच्ची 18 साल की हो जाती है फिर वो मैनेज करेगी। इंटरेस्ट रेट 8.2% का मिलता है और 50% विड्रॉल आप 18 साल की उम्र पर कर सकते हो हायर एजुकेशन पर्पसेस को मीट करने के लिए। प्री मैच्योरली क्लोज भी कर सकते हो अगर गर्ल चाइल्ड की शादी हो जाती है तो 18 साल का होने के बाद, और अकाउंट जो है वो 21 साल का होने पर मैच्योर हो जाएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन है भाई। फिर कीलिंग कब की बात करते हैं। एटमॉस्फेरिक CO2 के जो लेवल हैं वो 2024 में काफी हाई पहुंच चुके हैं। वाइल्ड फायर्स की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ऐसा कीलिंग कर्व में बताया गया है।
कीलिंग कर्व में आपका CO2 का कंसेंट्रेशन बताया जाता है ppm के अंदर, पार्ट्स पर मिलियन के अंदर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये आपका ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है। आपके 1958 में मौना लोआ ऑब्जर्वेटरी इन हवाई से इसके मेजरमेंट चालू किए गए थे। डेवलप किया था चार्ल्स डेविड कीलिंग ने। ये एक आइकॉनिक इंडिकेटर आ जाता है ग्लोबल एटमॉस्फेरिक चेंज का। ग्लोबली एटमॉस्फेयर में जितने भी चेंजेस CO2 के लेवल में आ रहे हैं, ये इसी से ऑब्जर्व किए जाते हैं। उसके बाद में इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन आ जाएगा। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन घोषित किया है। मार्च 21 जो है इसको वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स के तौर पर सेलिब्रेट किया जाएगा 2025 से। यूनेस्को और वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तकरीबन हमारे पास 2,75,000 ग्लेशियर हैं वर्ल्ड में, जो कि 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि 70% ग्लोबल फ्रेश वाटर ग्लेशियर से आता है। फ्लोराइड की बात करते हैं तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ नॉमिनी ने सजेस्ट किया है कि फ्लोराइड को पब्लिक वाटर सप्लाईज में ऐड नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? देखो, सबसे पहले बात फ्लोराइड की सुनो। फ्लोराइड नेचुरली अकरिंग मिनरल है जो वाटर, सॉइल और एयर में पाया जाता है ना। और ये क्या करता है? डेंटल कैविटीज और टूथ डिके को रोकता है। यानी कि अगर पानी का pH कम या ज्यादा है तो वो हमारे टीथ जो है उनको अफेक्ट करता है। हमारे टीथ का जो इनेमल की कोटिंग रहती है टीथ के ऊपर, उसको डिके करने से रोकता है फ्लोराइड के कंजप्शन से। ठीक है। साइड इफेक्ट ये रहता है कि अगर ज्यादा फ्लोराइड मिला हुआ है पानी, पीने के पानी में, कुकिंग वाटर में, तो उससे फ्लोरोसिस हो जाता है। यानी कि आपके टूथ का डिसकलरेशन हो जाएगा, कलर चला जाएगा। खासकर 6 साल से कम के बच्चों में पाया जाता है। फॉइटल, इन्फेंट और चाइल्ड के न्यूरो डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। अब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डिजायरेबल लिमिट फ्लोराइड की पानी में होना चाहिए 1 ppm या फिर 1 मिलीग्राम पर लीटर। जितना कम उतना बढ़िया। जूट क्रॉप की बात करें तो कैबिनेट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस जूट की 6% बढ़ा दी है, यानी कि 5,650 पर क्विंटल। इसको गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये एक खरीफ क्रॉप में काउंट की जाती है। क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें तो जूट एक हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है इनको। टेम्परेचर 15 to 34 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम रेनफॉल इनको चाहिए 1,000 मिलीमीटर। रिवर बेसिन्स या एल्यूवियल या लोमी सॉइल्स, यानी कि रिवर वैलीज वाले एरियाज, गंगा ब्रह्मपुत्र वाला जो डेल्टा है वहां पर काफी ज्यादा उगाया जाता है ना। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा। 50% जूट तो भैया हमारा अकेला वेस्ट बंगाल ही उगा लेता है। और उसके बाद बात करेंगे पंगसाऊ पास की। तो पंगसाऊ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल 3 दिन का इवेंट है। बॉर्डर ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज के ऊपर ये अरुणाचल प्रदेश में खत्म हुआ है। पंगसाऊ पास आपका 3 to 7 फीट पर आ जाता है। पटकई हिल्स में लाई करता है इंडिया म्यांमार के बॉर्डर पे। कहा गया भैया पंगसाऊ पास? ये रहा पंगसाऊ पास। ठीक है। इसका नाम पास के बर्मीज विलेज पंगसाऊ के नाम पर रखा गया है। यहीं पर म्यांमार में आपका पंगसाऊ विलेज है। ये 13th सेंचुरी वाला रूट है, जब अहोम ने क्या बोलते हैं, चांद ट्राइब जो था, उन्होंने अहोम ट्राइब्स पे, इंडिया के, उन पे अटैक भी किया था। और यहाँ से स्टिलवेल रोड आती है, लैडो रोड बोला जाता है, जो नामपोंग और पंगसोंग पास से आपकी क्या करती है, जाती है कहाँ तक? म्यांमार तक। उसके बाद बात करेंगे कवचम। केरल ने केरल वार्निंग्स, क्राइसिस और हजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम कवचम लॉन्च किया है रियल टाइम डिजास्टर अलर्ट्स के लिए। ये खासकर हुआ है वायनाड के मेजर मडस्लाइड की बात। केरल स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने डेवलप किया है। सपोर्ट मिला है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और वर्ल्ड बैंक। इसको नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट के अंडर में लॉन्च किया गया है। हजार्ड असेसमेंट करेगा, कितना नुकसान हो रहा है, अलर्ट इशू करेगा, थ्रेट बेस्ड एक्शन प्लानिंग प्रोवाइड करेगा। और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जब आपके आते हैं, हैवी रेन वगैरह होती है, तो उसमें तुरंत रियल टाइम अपडेट भेजेगा। फिर यूरोड्रोन की बात करते हैं तो इंडिया ने यूरोड्रोन प्रोग्राम को एक ऑब्जर्वर मेंबर के तौर पे ज्वाइन कर लिया है। यूरोड्रोन यानी कि यूरोपियन मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, मेल रेपिस बोला जाता है इसको। ठीक है। ट्विन टर्बोप्रॉप मेल अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, इसमें कोई ड्राइवर नहीं होता है। लॉन्ग एंड्योरेंस मिशन के लिए इसको भेजा जाता है, जैसे कि इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, सर्वेलेंस के लिए, टारगेट एक्विजिशन के लिए और रिकॉनेसेंस के लिए, मैरीटाइम सर्वेलेंस के लिए। 4 नेशंस का इनिशिएटिव है, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन आते हैं। ज्वाइंट आर्मामेंट कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको लीड कर रही है। फिर हम बात करेंगे मन्नन कम्युनिटी की। तो रमन राजा मन्नन, जो कि राजा हैं मन्नन कम्युनिटी के,
ओनली ट्राइबल किंग इन केरल, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिपब्लिक डे परेड इन दिल्ली। ये मोस्टली जो एरिया आता है, ये आता है कुमली पंचायत इन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट। एक यूनिक बोली का यूज करते हैं, डायलेक्ट इनका यूनिक आ जाता है, जिसमें तमिल और मलयालम दोनों का एक मिक्सचर है। स्किल्ड एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं। माउंटेनियस ट्रेन्स में, टेरेन्स में ये क्रॉप्स को उगाते हैं। ये हिंदुज्म को फॉलो करते हैं। भगवान शिव, विष्णु, भगवती और शास्त्रा, इनको ये लोग अपनी पूजा पाठ में शामिल करते हैं। अब उसके बाद 5 नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स इंडिया के जो हैं, इन्होंने ज्वाइन किया है ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर इनिशिएटिव। इसमें गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क, काकीनाडा क्लस्टर, केरल ग्रीन हाइड्रोजन वैली, मुंद्रा क्लस्टर और मुंबई ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर आ जाते हैं। इंडियन इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स जो रहते हैं, ये आपके कुछ ऐसे जोग्राफिकली कंसेंट्रेटेड एरियाज आ जाते हैं, हब्स आ जाते हैं, जहां पर इंटरकनेक्टेड इंडस्ट्रीज आती हैं, आपस में कनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड कंपनीज आती हैं, इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट किया जा सके। अब टीसी क्या है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इनिशिएटिव है, जिसको पहली बार लॉन्च किया गया था यूएनएफएफसी के सीओपी 26, यानी कि ग्लासगो यूके 2021 में। 33 क्लस्टर, 16 कंट्रीज, 5 कॉन्टिनेंट्स। लार्जेस्ट कोलिशन है को-लोकेटेड कंपनीज का, को-लोकेटेड कंपनीज जो एक देश और दूसरे देश दोनों में एक साथ लोकेटेड है। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस भी शामिल आ जाते हैं। इसमें ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को कम करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन बढ़ा देना। अब उसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट रिलीज की गई है रिसेंटली। इसको रिलीज किया है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएनसीटीएडी ने। ओवरऑल ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 11% बढ़ चुके हैं, यानी कि $1.4 ट्रिलियन इन 2024। 8% गिर भी चुके हैं, है ना, एक्सक्लूडिंग फ्लोज थ्रू यूरोपियन कंट्रीड इकोनॉमीज, यानी कि अगर हम यूरोपियन कंट्रीड इकोनॉमीज को हटा दें, तो 8% गिरावट भी देखी गई है। ये जो यूरोपियन कंट्रीड इकोनॉमीज है ना, ये ट्रांसफर पॉइंट के तौर पे काम करती है, यानी कि इन्वेस्टमेंट इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हुआ, इन कंट्री से निकला और अपने फाइनल पॉइंट पर पहुंचा। अगर इनको हटा देंगे डायरेक्ट, तो थोड़ा सा कमी देखी जा सकती है। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एफडीआई 2% कम हो गया है। सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव एनुअल फॉल देखा जा रहा है ग्लोबल सदर्न कंट्रीज के लिए। इन्वेस्टमेंट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं सेक्टर्स वाले, उनमें इन्वेस्टमेंट 11% ग्लोबली कम हुआ है। इंडिया में 13% राइज हुआ है एफडीआई में, और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट्स में ग्रोथ देखी गई है। थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल डिटेल हो जाती है, मुझे लगता है कुछ कुछ चीजें इसमें कम करनी चाहिए। चलो मार्च ऑनवर्ड थोड़ी चीजें कम कर दूंगा। नासा ने एक यूनिक ब्लैक होल LID 568 ढूंढ निकाला है। एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, उसकी इनसाइट्स हमें पता चलते हैं। LID 568 एक लो मास सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जो 1.5 इलियंस आफ्टर द बिग बैंग आपका एग्जिस्ट कर रहा है। सबसे ज्यादा कॉमन टाइप के ब्लैक होल्स में इंटेंस ग्रेविटी होती है, जिसकी वजह से स्टार्स क्या करते हैं, उसके आसपास एक पर्टिकुलर, ये ब्लैक होल है फॉर एग्जांपल, तो स्टार्स उसके आसपास क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर तरीके से रिवॉल्व करते हैं। ब्लैक होल्स यानी कि कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स, ह्यूज कंसंट्रेशन होता है मैटर का इनके छोटे से बीच के टाइनी स्पेसेस में। लाइट भी स्किप नहीं कर पाती है यहाँ से, ठीक है। एडिंगटन लिमिट एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, जिसपे ब्लैक होल मैटर को फीड करता है, जो सब्सटेंस होता है वो ब्लैक होल के अंदर चला जाता है। एक बार ये लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो इसको सुपर एडिंगटन एक्रीशन बोला जाता है। LID 568 इसी लाइन में लाए करता है। उसके बाद में इन्फोसिस की बात करेंगे। इन्फोसिस हैदराबाद, यानी कि इंडियन नेशनल मिशन सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज को सिलेक्ट किया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए। एनुअल अवार्ड है, बर्थ एनिवर्सरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज 23 जनवरी। उन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को ऑनर किया जाता है जिन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट में काफी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दी। अब इसको स्टेब्लिश किया गया था 1999 में, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर, यानी कि अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन का एक यूनिट है। ये यूनेस्को की इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन का एक पार्ट है, और ये ओशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन और एडवाइजरी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। सुनामी, स्टॉर्म सर्जेस, हाई वेव्स, इन सबको इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर के थ्रू ये अपडेट्स और वार्निंग्स प्रोवाइड करती है। उसके बाद इन्वेजिव वाटर हायासिंथ थ्रेटन्स फिशर्स लाइवलीहुड ऑन लेक नेवास। इन्वेजिव मतलब कि हमारी कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जो किसी भी एरिया पे अटैक कर देती हैं और उस पूरे एरिया को कैप्चर कर लेती हैं। तो यहाँ हम वेजिटेशन की बात कर रहे हैं। हाइसिंथ होता है जलकुंभी। जलकुंभी आपने देखा होगा, ज्यादातर तालाबों में कवर कर लेती है।
अब अगर हम लेक नेवाश की बात करते हैं तो ये एक शैलो फ्रेश वाटर लेक आ जाता है, सदर्न रिफ्ट वैली में लाई करता है, सराउंडेड बाय एसेसिया वुडलैंड्स, यानी कि यहाँ केन्या में कुछ यहाँ पर लाई करता है। ठीक है। इसके आसपास कुछ नेशनल पार्क भी देखे जा सकते हैं। इसको कौन फीड करता है? इसको कुछ मल्टीपल रिवर्स फीड करती है, लाइक मलेवा और गिलगिल रिवर्स। ये सेंट्रल केन्या के एबरडेर माउंटेन्स में ड्रेन भी करती है। ये लेक आपका फ्रेश रहता है, इसमें कोई आउटलेट नहीं है, पानी यहाँ से कहीं बाहर आपका नॉर्मली जाता नहीं है। अंडरग्राउंड पानी इसको फीड करता रहता है। सॉल्ट सेडिमेंटेशन ईस्टर्न रिफ्ट वैली में लाई भी करते हैं। इसको वेटलैंड की कैटेगरी में रखा गया है रामसर साइट। फिर हम वैगई रिवर की बात करते हैं तो रिसेंटली मदुरई ब्रांच जो है मद्रास हाई कोर्ट की, उन्होंने लोकल बॉडीज को बोला है कि वैगई रिवर को दोबारा जिंदा करने के लिए, रिजुविनेट करने के लिए आप एक एक्शन प्लान जो है वो क्रिएट करो। कहाँ लाई करती है? ये लाई करती है यहाँ ईस्टर्न घाट्स पे, है ना, सॉरी, वेस्टर्न स्लोप्स जो आ जाते हैं आपके ईस्टर्न घाट्स, सॉरी सॉरी सॉरी, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। ये हमारा वेस्टर्न घाट्स है, तो वेस्टर्न घाट्स का जो ईस्टर्न साइड है यहाँ से स्टार्ट होती है ये, है ना, वर्शोनाइट एरिया से। अब यहाँ पे आपका जो एक बेसिन है इसका, यहाँ पर कावेरी रिवर भी आ जाती है, पंबर रिवर भी आ जाती है, कोटा करयार बेसिन भी आ जाते हैं नॉर्थ की तरफ, और साउथ की तरफ गुंडर बेसिन आ गया, पेरियार बेसिन आ गया आपका वेस्ट की तरफ, बे ऑफ बंगाल आ गया भैया ईस्ट की तरफ। मेजर ट्रिब्यूटरीज में वराट्टार, नगलार, वरहा नदी, मंजनलार, मरुदा नदी, सिरुमलियार और सथायार आ जाती है। ये थेनी, डिंडुगल, मदुरई, शिवगंगा, रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु से फ्लो करती है, और पाल्क बे जो है आपका वहां पे ये ड्रेन कर जाती है बे ऑफ बंगाल। उसके बाद सबसे लास्ट खबर आती है कि कश्मीर के जो चिनार के पेड़ हैं, जिसको साइंटिफिकली प्लेटेनस ओरिएंटलिस कहा जाता है, इनको डिजिटल प्रोटेक्शन मिल गई है, क्यूआर कोड के द्वारा जियो टैगिंग कर दी गई है। यानी कि ओरिजिनली ये पेड़ हमारा ग्रीस का है, कश्मीर में पाया जाता है, ईस्टर्न हिमालयाज में काफी फलता फूलता है। चर चिनार एक आइलैंड है डल लेक पे, श्रीनगर का नाम उसी के ऊपर पे, सॉरी, श्रीनगर में आता है, उसका नाम चिनार के पेड़ का इसी के नाम पे रखा गया है। काफी बड़े पेड़ होते हैं, डेसिडियस की कैटेगरी में आते हैं, 30 मीटर्स तक हाइट ले लेते हैं, और 150 ईयर्स फुल हाइट तक पहुंचने में लगते हैं, इसलिए श्रीनगर काफी खूबसूरत हो जाता है, अपनी लॉन्गिट्यूडिटी की वजह से जाने जाते हैं। इसकी लीव्स सीजन के हिसाब से कलर भी चेंज करती है। ठीक है। जब मेरे पापा राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे तो मैं एक बार घूमने के लिए गया था, ठीक है, उनके पास। और यार, बोलते हुए मैं भूल जाता हूँ, राष्ट्रीय, हाँ। तो उस टाइम मैं घूमने गया था उनके पास, खन्ना बल नाम की जगह है श्रीनगर से पहले। तो मैं काफी सारे चिनार के जो पत्ते हैं वो इकट्ठा करके लाया था। ठीक है। डीप ग्रीन कलर रहता है समर में, ब्लड रेड, एम्बर और येलो रहता है ऑटम में। एप्लीकेशंस की बात करें, मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, वुड के लिए, इंटीरियर फर्नीचर में, और टाइल्स बनाने के लिए। तो मित्रों, ये जो करंट अफेयर्स हैं, आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? आप सीडीएस ड्राइव में नीचे जाओगे, सीडीएस ड्राइव में आपकी लिंक दे रखी है नीचे, सीडीएस ड्राइव में जाओगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक फोल्डर मिलेगा, वहां आपको करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज भी मिलेंगे। मंथली करंट अफेयर्स तो अब यूज नहीं किए जा रहे हैं काफी टाइम से, तो आप डायरेक्टली जो है आप आइए वीकली करंट अफेयर्स। वीकली करंट अफेयर्स में 2024, 2025, 2025 पे क्लिक करोगे तो जनवरी, फरवरी और एक और फोल्डर मिल जाएगा आपको मार्च का। ठीक है। जनवरी में क्लिक करोगे तो आपके पास में वीकली करंट अफेयर्स हैं, फर्स्ट से लेके 8 जनवरी, 9 to 16, और ये वाला है 17 से लेके 24 जनवरी। ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में वहां मिल जाए। अगर आपको पर्टिकुलर एमसीक्यूज को देखना है तो एमसीक्यूज भी इसी फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हो। अब आपको जल्दी जल्दी करंट अफेयर जो है वो मिल जाएंगे। तो भाई प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑन द यूट्यूब चैनल। इसको ग्रो करने में हेल्प करो, ग्रो करने में बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहे यार तुम लोग। और टेलीग्राम चैनल पे सब तरह की अपडेट्स आ जाती हैं, आपके सीडीएस और एनडीए के जो मॉक्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे फ्रीक्वेंटली शेयर किए जाते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे आओगे तो आपको मॉक्स मिल जाएंगे, उन मॉक्स को आप क्या कर सकते हो, आराम से सॉल्व भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, और आपको पता ही है कि अपकमिंग हमारे ऑफलाइन बैचेस आने वाले हैं, है ना, ऑनलाइन बैचेस भी आने वाले हैं। दोनों के लिए आपको एक ही नंबर पे कांटेक्ट करना है, 8839961158। आप सबको पता है कि हमारे पास लिमिटेड सीट्स होती हैं ऑफलाइन बैच में, खासकर 25 सीट्स हमने रखी थी इस बार। ओवरऑल 25 सीट्स ही थी, उससे ज्यादा हमने एडमिशन्स लिए ही नहीं। तो इस बार हमारी सीट्स थोड़ी बढ़ जाएंगी, अराउंड 40 हो जाएंगी, लेकिन 40 के बाद कोई एडमिशन नहीं लिया जाएगा। ठीक है।
चलो मित्रों, कहानी इतनी थी। नेक्स्ट वीडियो आएगा जल्दी ही। जय हिंद टू यू।